बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सबसे आगे, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, क्योंकि हम भी ठीक हैं और हम ये उम्मीद करते हैं हमेशा कि आपसे जब हम बात कर रहे हो तो आप भी बिल्कुल ठीक हो। नहीं होते ठीक तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी बातों से ठीक हो जाएं। मेरा नाम आयशा यूसुफ, मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं और आपके जो इंटरनेट है फिलहाल चल रहे होंगे, क्योंकि इंटरनेट की इंपॉर्टेंस जो है ना ग्लोबली आपको पता है कि दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है। इंटरनेट नहीं होगा तो वो तरक्की और वो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो थम सी जाएगी। लेकिन आप सीधी सीधी ये बात करें ना कि अगर आपने मैसेजेस करने हैं ना गुड मॉर्निंग के अपने लव्ड वंस को, 1 घंटा है अभी आपके पास, 1 घंटा रह गया, 11 बजे इंटरनेट बंद होने वाला है। यही हमारी सबसे पहली कुछ घंटों के लिए परेशान नहीं आपने ज्यादा। वैसे हम इंटरेस्टिंग स्टोरी कहते हैं, ये थोड़ी कंसर्निंग स्टोरी है। कंसर्निंग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पीटीसीएल सर्विस जो है वो मुतासिर, और कल से ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा था डिफरेंट सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए। सार्फिन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि तमाम शहरों में मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा है और अब ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है। तर्जुमान ये बता रहे हैं पीटीसीएल के कि समंदरी केबल जो है उसका मरम्मती काम हो रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि का सामना है और मरम्मती काम आज सुबह 11 बजे यानी कि तकरीबन 1 घंटे के बाद शुरू होगा, जो कि 18 घंटे तक जारी रह सकता है। लॉन्ग टाइम, इतनी देर क्या करेंगे लोग इंटरनेट के बगैर। और लोगों ने तो सोशल मीडिया पे पहले से मीम्स जो है ना, आपको पता है जब भी इंटरनेट स्लो होता है या बंद होता है या कोई मसला हो जाता है तो वो एक शार्क वाली जो मीम है ना वो वायरल हो जाती है कि फिर से आ गई शार्क हमारी केबल को। पहले बता दिया गया है कि ये इंटरनेट जो है ना बंद हो सकता है, ताकि बंदा उसके मुताबिक अपने प्यारों को बता दे कि भाई इस टाइम से लेकर इस टाइम तक हम मौजूद नहीं होंगे, हम अवेलेबल नहीं होंगे। क्योंकि इससे पहले भी हो चुका है, आपको पता है 2 रोज पहले। और मुझे तो ऐसा लगा रात को मेरा मोबाइल खराब हो गया। मुझे सुबह उठकर पता चला, जब ड्राइवर से मैंने पूछा कि भाई हुआ क्या था, उन्होंने कहा मैडम सब कुछ मैं भी अपना फोन ऑन ऑफ कर रही हूं, मुझे लगा मेरे फोन के साथ ही कोई मसला। लेकिन कल से भी इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हुआ है। फेसबुक पे अगर आपको वीडियो देखने की कोशिश करें, पिक्चर देखने की कोशिश करें, वो नहीं ओपन हो रही। इंस्टाग्राम भी थोड़ा सा स्लो है, लेकिन यूट्यूब जो है वो चल रहा था। लेकिन 11 बजे से आपने सारे मैसेजेस आयशा जिस तरह कह रही हैं कर लेने हैं, जो आपने करना है वो आप कर लें। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते हैं। मडगास्कर से आपको खबर देते हैं जिसके सदर जो हैं वो मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कि फौज के मुताद्दिद दस्ते जो हैं वो अलग होकर जेन जी की क़यादत में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में शामिल हो गए हैं। भाई जेन जी जो है ना वो एक फोर्स बनती जा रही है दुनिया भर के अंदर। अब जितने भी हुक्मरान हैं, रूलर्स हैं ना, वो जेन जी से डरना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि हमने कुछ अरसा कबल, चंद दिन ही हमें कहना चाहिए, नेपाल के अंदर देखा था कि जेन जी एहतजाज हुआ था। बांग्लादेश के अंदर हुआ है, बांग्लादेश में, मडगास्कर के अंदर भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा था। तो वहाँ के सदर जो है वो मुल्क छोड़कर पहले ही चले गए हैं। ये मुजाहरे जो हैं बिजली और पानी की किल्लत की वजह से हुए, बदउनवानी की वजह से हो रहे हैं और नाकिस हुक्मरानी के खिलाफ 25 सितंबर से जारी है। अब वहाँ पर जो अपोजिशन रहनुमा है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सदर इतवार को फ्रांसीसी फौजी तैयारे के जरिए मुल्क से रवाना हुआ है। और फिर बाद में सदर राजोलिना ने फेसबुक पर अपना पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज मकाम पर शिफ्ट हो गए हैं, ताहम वो ओहदा छोड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। वो फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो गए। जेन जी को एक और बात पे बड़ा गुस्सा आता है, पता है क्या? जब इंटरनेट बंद हो जाता है, आपको पता है ना। और हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेट काफी बंद हो चुका है। हमारी जेन जी को प्रोवोक कर रही हैं कि आई एम नॉट प्रोवोकिंग एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग एवरीवन कि ये भी हमें भी गुस्सा आ जाता है, मैसेज हमें भी गुस्सा आ जाता है, तो जेन जी को तो डेफिनेटली गुस्सा आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, आप इस बात को ज्यादा न बढ़ाएं, आगे बढ़ जाते हैं। जापान से आपको खबर देते हैं जहाँ पर शहर तोयाके में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को रोजाना सिर्फ 2 घंटे तक महदूद का एक नया कानून नाफिज हो गया, जिसका मकसद सेहतमंद आदात अपनाने की तरगीब देना है। ताहम इस कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की सजा मुकर्रर नहीं की गई, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा आई डोंट नो। लेकिन मुझे ये इकदाम वैसे बहुत अच्छा लगा है, जिस तरह हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो गए, करीब होते हुए भी दूर हो गए। तो मोबाइल को थोड़ी सी और इंटरनेट के साथ आपको थोड़ी सी ब्रेक लगानी बहुत ज्यादा मुझे लगा आप कहने लगे मोबाइल को थोड़ी सी ब्रेक दे दें। हाँ, ब्रेक दे दें, मोबाइल को भी सांस दिला दें। भाई हम तुम्हें बता, मोबाइल आपको पता है मुसलसल इस्तेमाल करने से उसकी बैटरी गर्म हो जाती, मोबाइल भी माफिया मांग रहा था भाई छोड़ दो मुझे। बहरहाल जी, इस इक़दाम का मकसद जो है शहरियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर गौर व फिक्र करने और सेहतमंद डिजिटल आदात अपनाने की तरगीब देना है। और मेरे ख्याल से इसका मकसद लोगों को एक दूसरे के करीब लाना है, फैमिलीज को, दोस्तों को एक दूसरे के करीब लाना है। ताकि मोबाइल से पहले आपको पता है जब मोबाइल नहीं था या इंटरनेट नहीं था, वो जो दुनिया थी लोग उसको याद करते हैं। हम भी अक्सर बात करें तो उस वक्त वो जो रिश्ते थे वो बड़े प्यारे थे। भाई अबाउट टाइम बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे अभी भी लगता है कि बहुत देर हो गई है, लेकिन फिर भी चलें, देर आए दुरुस्त आए, ये हम कह सकते हैं। बड़ा ज़रूरी है जनाब, अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखिए। आपके साथ मेरी तरह अगर आपके पास भी कोई इस तरह की कोलीग बैठी हुई है, कोई बहन भाई बैठा हुआ है ना, हम तो आपस में भी बात करें। आपको पता ना 2 घंटे हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, नहीं तो हमारा थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वक्त बड़ा अच्छा गुजरता है।
तो बहुत ज़रूरी है, अगर कानून नहीं भी बनता तो आप खुद अपने आप को डिसिप्लिन करें, ये बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में भी ऐसा ही कानून आ जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। चीन के शहर शंघाई में एक बहुत ही खूबसूरत मंजर जो है वो देखा गया, तो वो मंजर हमने सोचा आपको भी दिखाते हैं। शहर में अचानक तेज बारिश शुरू हुई, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद सिपाही जो है वो अपने फराइज सरंजाम देने के लिए सड़क पर ही खड़ा रहा, भीगता रहा, लेकिन इस दौरान बहुत ही खूबसूरत मंजर देखा गया। मनासिर सिर्फ एक सिपाही नहीं था, 2-3 थे जो इस फुटेज में नजर आ रहे हैं, और जो लोग वॉक कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, वो रुके हैं। उनके पास छतरियां थी, उन्होंने वो जो एहलकार खड़े हुए थे उनके ऊपर वो छतरी अपने और उनके ऊपर की, और थोड़ी देर के लिए वो उनके साथ कहते हैं ना इज़हार एकजहती के लिए, या उनके साथ खड़े रहे कि जी आप हमारे लिए, आम लोगों के लिए ड्यूटी दे रहे हैं तो हम भी आपके लिए यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत लगा मंजर देखने में, लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं इन लोगों को जो दूसरों का एहसास करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि हम भी दूसरों का जो है वो एहसास करें। हम यहाँ पर देख रहे हैं तो पाकिस्तान में तो खैर गर्मी बहुत पड़ रही होती है, और धूप में आपको पता है जून जुलाई में चिलचिलाती धूप में खड़े होकर सर्दी भी अच्छी खासी होती है, लेकिन अगर इंसान में एहसास नहीं है तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए क्या हम इंसान कहलाने के लायक हैं भी या नहीं। लेकिन ये खूबसूरत मंजर था, हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जो आपके साथ शेयर करनी है, जो इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है, वो ये है कि मिस्र में गजा अमन मुआहिदे पर फाइनली दस्तखत हो चुके हैं। अमरीकी सदर, तुर्किया, मिस्र और कतर के रहनुमाओं ने दस्तखत कर दिए हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इटली, फ्रांस, उर्दन समेत दीगर आलमी रहनुमाओं ने भी इस अहम मामले के दौरान और इस पीस ट्रीटी पर सिग्नेचर की जो ये इवेंट था इसके दौरान उन्होंने शिरकत की। बिल्कुल ऐसा ही। और सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने इस मौके पर कहा मशरक़ वस्ता में तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली थी जो कि अब नहीं होगी, और दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी का नफाज खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर है, और अमरीकी सदर ने हमारी जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए हुए थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनको बड़ा खुसूसी प्रोटोकॉल दिया, और फिर डोनाल्ड ट्रंप तारीफें हुई हैं। हाँ बिल्कुल, उनको डाइस पर, और उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ पर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनका जिक्र किया, वो बड़ा मिस कर रहे हैं साहब को, बहुत मिस कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा मिस किया। बहरहाल जी क्या कहा सदर ट्रंप ने, जरा वो सुनते हैं। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Thank you very much. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सदर ट्रम्प जो है ना, उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरी 8वीं पीस डील है जो मैंने दुनिया भर के अंदर अभी तक किया। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे ना जंगे रुकवाने के लिए आया, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का भी कुछ जिक्र किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की, फील्ड मार्शल की तारीफ की। उसके बाद शहबाज शरीफ जब आए डाइस पर, उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। One of the greatest day in contemporary history, because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan, and then achieve ceasefire. He has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. You are the man this world needed most. सिर्फ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं तारीफों के पुल नहीं बांधे फील्ड मार्शल के, बल्कि जब शहबाज शरीफ साहब आए डाइस पे, उन्होंने भी दिल खोल कर तारीफें की है। डोनाल्ड तारीफा बनी हुई थी, बस दोनों तरफ से तारीफें चल रही थी, बड़ा अच्छा देखने में लग रहा था। बहरहाल जी शहबाज शरीफ साहब ये भी कह रहे थे वजीर आजम के, इन्होंने क्योंकि वो पहले भी कह रहे थे कि वो उनको नॉमिनेट करना चाहिए नोबेल प्राइज के लिए, उन्होंने फिर से ये बात दोहराई, मैन ऑफ पीस करार दिया ट्रंप को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। बहरहाल जी अमरीकी सदर ने कहा है कि हमास और इसराइल के दरमियान जंग खत्म हो चुकी है, हम चाहते हैं गजा मुआहदे की कामयाबी, जमानतों पर अमल दरामद और शिकों की तकमील की तवक्को है। मजीद कहा कि मुश्किलात थी, लेकिन उसके बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हमास जो है वो हथियार डाल देगी। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब में ट्रंप ने मजीद कहा कि गजा के लोगों की तवज्जो अब तामीर नौ पर होनी चाहिए। ईरान के लिए दोस्ती और ताउन का हाथ हमेशा खुला रहेगा। गजा ज़रूर जाना चाहूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मिस्र के सदर से भी मुलाकात करूंगा, बल्कि मुलाकात उनकी हो भी गई। इस सारे मामले के ऊपर
बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब, जो कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पाकिस्तान की सिफारतकारी कर चुके हैं, चाहे वो यूरोप हो या फिर इवन मिडल ईस्ट हो। जौहर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आपका टेक मैं जानना चाहूँगी, ये जो पीस ट्रीटी हुआ है, पीस मुआहिदा हुआ है सदर ट्रंप की मीडिएशन से कह लीजिए या बाकी ममालिक की मीडिएशन से, हाउ डू यू सी दैट? जी बिल्कुल, एक तो ये बहुत खुशाइंद है और बहुत मुश्किल से हुआ है। जाहिर है कि इसमें जो है, अच्छा ये मैं पिछले कोई 1.5 साल से कह रहा हूँ, जब भी ये मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गया, UNGA में भी गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया, ICC में भी गया, बट मैं ये मेंटेन करता था कि ये जो हल होगा, तो एटलीस्ट सीज फायर जो होगा, एक वो होगा कि अमेरिका के अंदर ऑस्पिसिस में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हमास के और इजराइल के, और वो पहले भी टेम्पररी सीज फायर उसी तरह हुआ था और अब भी इसी तरह हुआ है, क्योंकि वही असल फोरम है जिसमें इजरायली उसके अलावा किसी चीज़ को मानते नहीं है, सिर्फ अमेरिकन इन्फ्लुएंस है जो उनकी मीडिएशन है जिसको वो कुछ तरफोर इतना समझते हैं। तो ये तो हो गया, लेकिन अब इसके जो आगे पहला फेज जो है वो आसान था। उसमें जो हॉस्टेजेस जो हैं, जो बाकी उनके पास रह गए थे, उन्होंने रिलीज कर दिए। पैलेस्टीनियंस भी काफ़ी सारे 1700 के करीब वहाँ पे कैदी रिलीज हुए हैं। सो दैट वाज द इजी पार्ट मेरे नज़दीक। अब जो मुश्किल पार्ट है अब वो शुरू होगा, जिसके लिए नेगोशिएशन अभी हो रही हैं। अब वो पार्ट क्या है? अब वो ये है कि हमास डिसआर्म करे और वो जो है ना उन इलाकों का जो इंतजाम है पूरा गजा का, क्योंकि इजरायली जो है वो विड्रॉ किए हैं, लेकिन पूरे गजा से वो ड्रॉ नहीं किए, उसके समझ लें हाफ से विड्रॉ किए वो। तो अब उसमें जो है पैलेस्टीनियंस जो है इस जो 20 पॉइंट्स फार्मूला है, इसके तहत कोई टेक्नोक्रेट्स आएंगे या वो जो है वो ऐसी अथॉरिटीज जो उसका नज़्म व नस्क संभालेंगे, सब जो गारंटर्स हैं उनकी मर्जी से, और फिर उसके ऊपर सुपरवाइज करेंगे उसको एक बोर्ड ऑफ पीस जो है, जिसको ट्रम्प इसकी सरबराही जो है करेंगे उस बोर्ड ऑफ पीस की। लेकिन वो मरहला इसलिए आसान नहीं होगा कि उसमें हमास ने हथियार डालने हैं और हमास ने उन सारे इलाकों का कंट्रोल जो है, अभी देखिए जैसे ये खत्म हुआ है तो हमास के लोग बाहर निकल आए हैं टनल से, और उन्होंने काफी इलाकों में जो भी जहां से इजरायलीज ने विड्रॉ किया है, उन्होंने ऑलरेडी वहां पे कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां पे उन्होंने जो मुखालिफ उनके लोग थे। इसराइल को हम देखें तो क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में वो इस पर मजीद अमल दरामद करेंगे? अभी तो चूंकि हॉस्टेजेस जो हैं वो दोनों तरफ जाने थे, वहां से यहाँ आने थे, तो इसलिए फिलहाल तक तो अमल दरामद हो रहा है, जो कि बड़ा खुशाइंद है। आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में गजा के लोगों की, फ़लस्तीन के लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी इस मुआहिदे के बाद, और इसराइल मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेगा? जी, ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि असल चीज़ ये थी कि ये जो 22 लाख लोग जो है ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़े थे इस वक्त, 70,000 तो उसमें से बेचारे जो हैं जहाँ बहक हो चुके थे, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा का फिगर है। फलस्तीनी सफीर मेरे पास आए थे कुछ हफ्ते पहले और उन्होंने तो कहा था कि असल फिगर इससे बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे क्योंकि आपको पता है ना बिजली इस वक्त है, ना पानी है, ना कोई खुराक है, ना कोई हेल्थ केयर का सिस्टम्स हैं, 90% बिल्डिंग्स भी तबाह हो गई हैं, बिल्कुल एक मलबे का ढेर है। तो उसको बहुत ही ज्यादा अशद जरूरत है इस वक्त जो है ना इंटरनेशनल जो रिलीफ एफर्ट्स की, और वो भी मैसिव लेवल पे। बल्कि ये अभी यूएन की जो है ना अथॉरिटीज ने भी एस्टिमेट किया है कि डेकेड्स लगेंगे वापस इसको तामीर करने पे भी, और वो भी अगर वहाँ पे पीस हो जाए। अच्छा, अब इसमें इसराइल का रोल अहम होगा। तो इसराइल जो है वो बिल्कुल मेरे नजदीक वो किसी तरह से भी हमास को दोबारा अलाउ नहीं करेगा वहाँ पे दोबारा से अपनी अमलदारी कायम करे, तो उस पर फ्रिक्शन भी होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हमास की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे इन 20 पॉइंट्स के ऊपर, जिनके अंदर आपने खुद बताया डीमिलिटराइजेशन ऑफ गजा स्ट्रिप जो है वो भी शामिल था। फिर 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसके ऊपर भी उनकी जानिब से कहा गया था कि इसके बारे में बहुत एम्बिग्विटी पाई जाती है। एंड व्हाट डू यू थिंक, अभी जो ये पीस ट्रीटी पर साइन हुए हैं, क्या उन पॉइंट्स को अलहदा कर दिया गया है या उन पॉइंट्स के ऊपर हमास राजी हो गया है? देखिए, जो अभी हुआ है ना उसमें तो 20 पॉइंट का तो एक स्केच है ना। अब उसमें उन्होंने एक इन प्रिंसिपल असूली तौर पे जो है अग्री किया है दोनों साइड से, लेकिन जो उसकी जजियात हैं, उसकी जो डिटेल्स हैं वो तय होनी है। और वो जब कहते हैं ना कि डेविल इज इन द डिटेल्स जो है ना समटाइम्स, बल्कि ज्यादातर वक्त, तो वही मसला है कि अब इसके जो मुख्तलिफ फेजेस हैं ना, अब जो दूसरा फेज है जिसमें हमास ने रिसाम करना है और फिर ये इन इलाकों का कंट्रोल जो है वो किसी जी समझ लें कि न्यूट्रल जो है ना लोगों को देना है, ना हमास के पास हो ना इजराइल के पास हो, वो बहुत ही अहम होगा। वो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल मरहला भी है। फिर उसके बाद ये मरहला कि वहाँ पे जो सारा रिलीफ जो के एफर्ट्स जो होंगे और कौन से मुल्क उसमें कितने पैसे देंगे,
क्योंकि मैसिव वहाँ पे इस वक्त अमेरिका तो नहीं देगा मेरे ख्याल में, यूरोप देगा एज यूजुअल, क्योंकि अमेरिका तो जाके वो और जो सिस्टम बनेगा जौहर साहब वहाँ पर जो कि गवर्न करेगा फॉर द टाइम बीइंग अंटिल वहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बन जाता है फ़लस्तीन के अंदर, क्या उसके अंदर हमास शामिल होगा? बाकी ममालिक की नुमाइंदगी तो हमें पता है, उसके अंदर टोनी ब्लेयर भी है, सदर ट्रंप खुद भी अपनी बात करते हैं। दोबारा से जब वो रिकन्स्ट्रक्शन की बात करते हैं गजा की, या फिर एक सिस्टम जो गवर्न करेगा, उसके अंदर क्या हमास की शमूलियत होगी? देखिए यही एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, बिकॉज जो इस ये पूरी तौर पे जो तय हुआ है वो ये है कि हमास इसमें नहीं होगा। जो है ना, ये इजराइल का मौक़िफ़ है, ये अमेरिका का मौक़िफ़ है, और मैं ये बताता चलूं कि यार मुल्कों का भी मौक़िफ़ है, ज़्यादातर अरब मुल्कों का भी, कि अब हमास उसमें ना हो, और वहाँ के लोग भी शायद काफ़ी ज़्यादा बीच में से ये शायद इसकी ही चाहते हैं। लेकिन हमास इस चीज़ पे भी तैयार नहीं है। हमास जो है ना, इस ये को इतने आराम से गिव अप नहीं कर देगा ये, और यही मैं समझता हूँ फ्रिक्शन होगी। ये नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं इस वक्त एज वी स्पीक, तो इसमें ही मैं थोड़ी सी मुश्किलात देखता हूँ। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि उनके इतने ज़्यादा गारंटर्स मौजूद हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका पूरी रेपुटेशन स्टेक पे है। जितने वर्ल्ड लीडर्स उन्होंने बुलाए हैं, जो सारे अरब मुल्क बीच में शामिल थे, जिसमें कतर भी है, जॉर्डन भी है, इजिप्ट भी है। फिर क्या आएगा? क्योंकि पीस ट्रीटी साइन उन्हीं के साथ हो रहा है, एंड एट द एंड ये कहा जा रहा है कि आपने बिल्कुल भी इसका हिस्सा नहीं होना, तो हमास के हिस्से में फिर क्या आएगा? हमास किस बात पर फिर राजी हो रहा है? देखिए हमास के पास एक तो ये कि चॉइस बहुत कम रहेगी थी, क्योंकि वो घेरा बहुत ज्यादा तंग हो गया था। फिर वो जो 22 लाख लोग जो हैं इस वक्त, जिनकी जिंदगियां जो मैंने बताया लिटरली मुअल्लक थी इस वक्त जो है, और दाव पे लगी हुई थी, तो जाहिर है कि हमास जो है टेक्निकली तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे, उन्हीं के ओरिजिनली तो उन्हीं के वोट से वो मुंतखब हुए थे, हालांकि अब जाहिर है कि वहाँ पे दहाइयों से कोई इलेक्शंस नहीं हुए, तो वो चीज़ भी थी। फिर तीसरी चीज़ ये थी कि जो दबाव था हमास की लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा, जो अरब मुल्कों के, क्योंकि देखें उनकी लीडरशिप कहाँ पे है, वो तो मेन जो उनकी आला लीडरशिप है वो तो मुल्क से बाहर है, वो कतर में है और मुल्कों में बेस्ड हैं, तो तुर्किया का, कतर का, सऊदी का, जॉर्डन का, इजिप्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर भी था। हमास को जो है इन सारी चीजों से हटना पड़ा। बिल्कुल सही है। अच्छा जौहर साहब मुझे बताएं कि अभी तो जो इस्लामी दुनिया ने जो रोल प्ले किया है, ये ओवरऑल यूरोपीय ममालिक ने भी इस अमन मुआहदे के लिए जो रोल प्ले किया है वो हमने देखा, लेकिन इससे आगे अमन मुआहदे के बाद किस तरह से पूरी दुनिया रोल प्ले कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए, गजा के लोगों की वहाँ पर जो रहने के लिए तामीर नौ होनी है उसके लिए, वहाँ पर भूख है उसको कवर करने के लिए क्या क्या रोल अब एक्चुअल तो रोल अब शायद शुरू होगा? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि देखिए मसला ये नहीं है कि माली वसाइल कहाँ से आएंगे। माली वसाइल तो अभी भी देखें, यूरोप के कुछ मुल्कों ने ऑलरेडी इमदाद अनाउंस करना शुरू कर दिया है, जैसे जर्मनी ने किया, वो और भी बहुत से मुल्क करेंगे, अरब मुल्क जो है वो भी करेंगे, और खुसूसन क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें इतने ज्यादा जो है इन्वेस्टेड हैं, तो वो जब प्रेशर डालेंगे तो बहुत से पैसों का मसला इतना नहीं होगा। मसला ये है सारा, जो मैं समझता हूँ कि वो ये है कि जब तक वहां पे ये चीज तय नहीं पा जाएगी कि हमास जो है क्या वो कंट्रोल पूरी तरह छोड़ रहा है, और क्या जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट या जो न्यूट्रल जो पीस मेकर्स हैं वो आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हुए ये इस चीज पे एग्री हो गए, और वो मुल्क भी बाकी जो है पीस मेकर्स तभी भेजने पे तैयार होंगे अगर हमास जो ये बात पूरी तरह से मान जाए, बिकॉज वो नहीं चाहेंगे किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने। अगर वो एक बार पीस कीपर्स आ जाते हैं तो फंडिंग जो है वो आप देखेंगे कि फंडिंग आ जाएगी, यूरोप से भी आएगी, अरब मुल्कों से भी आएगी, बाकी शायद इस्लामी कुछ मुल्कों से भी आए, तो वो फिर जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जिस तरह यूएन की कुछ एजेंसीज हैं, आपको लग रहा है कि वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा, वो इतना मसला नहीं। मसला क्या है वहाँ पे, असल मसला मैं समझता हूँ ये है कि किस तरह से वहाँ पे इस वक्त जो है ना, वहाँ का नज़्म नस्क जो है उसके ऊपर एग्री कर जाए हमास और इजरायली कि वो कौन संभालेगा, और वो एक बार वहाँ पे कंट्रोल संभाल लें। वो असल मसला मैं समझता हूँ। असल मसला ये है कि वहाँ पर हुकूमत किस तरह से बनेगी और वो चलेगी किस तरह से, हमास का क्या रोल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जौहर सलीम साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मामले पर बात कर रहे थे। अब देखें कि सबकी नज़रें इस वक्त भी गज़ा पर लगी हुई हैं, लेकिन हमें जो एक चीज़ देखने में आई रेजिस्टेंस तुर्की और इराक की, वो तब देखने में आई जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गज़ा अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी और दोनों ममालिक ने कहा कि ये अगर शिरकत करेंगे तो फिर हम शिरकत नहीं करेंगे। फिर उनको
आखिरी लम्हे पे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अपनी शिरकत जो है वो मनसूख करना पड़ी है जी। ये सूरत हाल बनी। तमाम 40 मिनट के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ये बयान जारी किया कि वो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे और तुर्क मीडिया के मुताबिक सदर एर्दवान को नेतन्याहू की मुमकिना शिरकत की इत्तला उस वक्त मिली थी जब वो शर्म उल शेख के लिए फ़ज़ाई सफ़र में थे और उनका तैयारा बहरे अहमर के ऊपर चक्कर लगा रहा था और उस वक्त तक ज़मीन पर नहीं उतरा था। जब तक नेतन्याहू की अदम शिरकत की तस्दीक नहीं हो गई तब तक उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर वो वहाँ पर आएंगे तो वो खुद उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शियाल सुदानी के मुशीर अली मौसूवी ने बताया है कि AFP को उन्होंने बताया कि अगर नेतन्याहू शरीक होते तो इराक की नुमाइंदा टीम इजलास का बॉयकॉट करती। उन्होंने ये भी कहा कि बाद अज़ां मिस्री हुकूमत ने नेतन्याहू को इत्तला दी कि उन्हें खुशामदीद नहीं कहा जा सकता है, जिसके नतीजे में उनकी शिरकत मनसूख कर दी गई। अब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, इसलिए भी क्योंकि एक तरफ हमास था, एक फरीक हमास था और एक इजराइल था और बाकी मीडिएटेड मुल्क थे और ये कहा गया कि अगर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे तो फिर कोई भी शिरकत इख्तियार नहीं करेगा। बड़ा ज़रूरी है। और इराक की बात की जाए तो आगे बढ़ जाते हैं। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी, अब क्योंकि हम क्रिकेट की बात करने लगे हैं तो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच खेला गया और पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जानिब से, बैटर्स की जानिब से शानदार कारकर्दगी दिखाई गई। कल भी हमने जिसका जिक्र किया, अपना रंग जमाने में वो कामयाब हुए और पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 378 रन बनाए और जनूबी अफ्रीका पर जो दबाव है वो कायम रहा, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, अजहर अली की जिम्मेदाराना बैटिंग हमने देखी। उसने काफ़ी कलीदी और इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रिजवान की अगर हम बात करें तो उन्होंने 75 रन की इनिंग्स खेली, जबकि सलमान अली आगा नर्वस 90s का शिकार हुए और 93 पर आउट हो गए। ये मैच जो है इस वक्त भी जारी है। दूसरी जानिब रुमान अली की बात की जाए तो एक मरतबा फिर उन्होंने शानदार बॉलिंग की, 4 विकेटें हासिल की और जनूबी अफ्रीका को दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक 6 विकेटों पर 216 रन तक महदूद कर दिया। लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी बरतरी को बरकरार रख पाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या जनूबी अफ्रीका के बैटर्स आज मुज़ाहमत दिखा सकेंगे और पाकिस्तानी स्पिन अटैक आज अपना प्रेशर बरकरार रख पाएगा या नहीं रख पाएगा? ये सब सवालात हैं, इनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे उनसे जो कि एक्सपर्ट हैं और चीज़ों को माइक्रोस्कोपिक निगाह से देख रहे होते हैं, बड़ी बारीकियों को देख रहे होते हैं, टेक्निक्स को देख रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा तज्जिया भी पेश कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तज्जियाकार तौसीफ अहमद साहब, क्रिकेट पर गहरी नज़र रखते हैं। तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन किया आपने। अब सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो ओवरऑल इनिंग्स थी, पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन थी उसने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे रन हमने किए और ख़ास तौर पर सलमान अली आगा की और रिजवान की बात करें तो कैसे देख रहे हैं आप इनकी इनिंग्स को? जी हाँ, जबरदस्त खेले और हकीकत यह है कि इस पिच पे अगर कोई रन्स ना बनाए, खास तौर पर टॉस जीतने के बाद में जो पिच का बिहेवियर है सबको मालूम है और हम मेरे हिसाब से तो कम से कम 100 रन्स और 80 रन्स कम किए हैं पाकिस्तान ने, क्योंकि 10-10, 20-20 रन्स के उसमें 4-5 प्लेयर आउट हो गए पाकिस्तान के। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ रन्स थोड़े से कम किए, बट जो पोजीशन इस वक्त है वो डेफिनेटली जो है वो पाकिस्तान के फेवर में ही है। और आपने जिन बैट्समैनों की बात की, यस बिल्कुल, और करना ही ये चाहिए था और जाहिर है अपनी कंट्री में खेल रहे हैं और पिच कैसी भी हो, अगर मुश्किल पिच हो उसी पे जब आदमी खेलता है तो पता चलता है कि हाँ भाई वो एक प्लेयर है। तो आई थिंक ओपनिंग स्टैंड हमें बहुत अच्छा मिला। उसके बाद नीचे आन के जो है वो आपने देखा कि रिजवान ने और आगा ने, दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त, खास तौर पे आगा की बात मैं ज़रूर करूँगा। आगा ने बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेली है और प्रेशर डेफिनेटली उन पर था। अभी कप्तान बन के आए हैं वहाँ से और उन पर काफ़ी शोर मचा हुआ है, लेकिन एक अच्छा प्लेयर है तो रन्स करता है और आज करके दिखाया कल उन्होंने। ये जो आप दबाव की बात करें, क्या इसी वजह से वो नर्वस 90s का शिकार हुए और वो सेंचुरी अपनी कंप्लीट नहीं कर सके सलमान अली आगा? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ। एक्चुअल क्या है, वो दूसरे एंड से विकेट्स गिरते रहे ना, तो वो फिर सोचने लगे कि मैं जो है ना, बजाय इसके क्योंकि मुश्किल हो रही है खेलने में, आउट सारे हो गए सामने से। यही तो एक प्रॉब्लम है हमारे जूनियर्स में कि आपके साथ सीनियर आदमी खेल रहा है तो उसको एक एक रन लेके उसको स्ट्राइक पे लेके आए, ये मुश्किलात हैं हमारे यहाँ। ये एक जो है काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि लास्ट विकेट है, मैं फिर थोड़ा सा अटैक करता हूँ, लेकिन उनकी भी थोड़ी सी मुझे ऐसे गलती सी लगी है कि वो बार बार एक रन लेके दूसरे को आगे कर देते थे और जब तो मुश्किल था। लेकिन बहरहाल उस वक्त उन्होंने अटैक किया कि एक आध चक्का, क्योंकि बाउंड्री पे ही आउट हुए हैं वो,
तो मार के अपने 100 कर लूं तो 100 ही होता है, बट बहुत ही उम्दा इनिंग खेली है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा तौसीफ साहब, सबसे पहले जो आपने बात किया ना नीचे आन के, ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग और बड़े मजे का लगा है। मुझे अपनी दादी याद आ गई है, वो इस तरह से बात किया करती थी। अच्छा, ओवर द ईयर्स तौसीफ साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि असल क्रिकेट को पसंद करने वाले क्रिकेट लवर्स जो हैं वो ये बात करते हैं कि असल क्रिकेट जो होती थी ना वो टेस्ट क्रिकेट ही होती है, और टेस्ट क्रिकेट में ही स्टेमिना का भी पता चलता है, एंड देन किसी भी खिलाड़ी के बारे में ये पता चलता है कि कहाँ पर वो एग्रेशन दिखा सकता है, कैप्टेंसी कौन अच्छी कर सकता है, टेक्निक्स के बारे में किसके पास ये टेस्ट क्रिकेट में ही पता चलता है। ओवर द इयर्स आपने तब्दीली क्या देखी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? हमें पता रूल्स भी काफी तब्दीली हुई, लेकिन तब्दीली क्या आई है खिलाड़ियों के बिहेवियर्स की अगर हम बात करें खास तौर पर? एक तो वो आपकी बात को कहूँगे, आन के और नीचे आन के और जान के, हमारे कराची में तो इस टाइप के अल्फाज बहुत मिलते हैं। उर्दू तो स्पीकिंग, मैं भी उर्दू स्पीकिंग ही हूँ, मैं भी उर्दू स्पीकिंग हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल हमारी एक लैंग्वेज सारी पूरे पाकिस्तान की लैंग्वेज जो है वो आपको पता ही है, बहुत ही खूबसूरत है। बहरहाल तो नहीं, देखिए चेंज नहीं आई है, चेंज लोगों ने सोचना छोड़ दिया। उन्होंने सोचा जब से 2020 आए ना, तो जब से उन्होंने सोचना छोड़ दिया कि उन्होंने कहा जी 4 ओवर कराते हैं, 20 मीन 40 ओवर 3 घंटे 3.5 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाता है, अच्छी गड्डी नोटों की लेके और निकल जाते हैं। तो वो चीज जो है जहनों में आ गई है। ठीक है, वो खेल है अपनी जगह है, बट असल टेस्ट, जैसे आपने खुद भी कहा, टेस्ट क्रिकेट असल है, टेम्परामेंट जिसे कहते हैं ना, टेस्ट का मतलब टेम्परामेंट, आपका टेम्परामेंट कितना है आपका पिच पे खड़े होने का, वो हमें नजर नहीं आ रहा। बल्कि दूसरे लोग इससे देखें, आप सब खेल रहे हैं अपने चारों, कुछ लोग तौसीफ साहब ये भी कहते हैं, खेल रहे हैं, इसी में मैं ऐड कर देती हूँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं ये जो T20 फॉर्मेट आया ना, इसने आके क्रिकेट को खराब कर दिया। हर कोई चौके छक्के लगाकर रन्स बनाने की कोशिश करता है, हर किसी को हीरो बनना है कुछ ही अरसे में। तो आपको लगता है, आपको भी लगता है कि T20 ने आकर जो क्रिकेट है उसको खराब किया? आप खराब कह रही हैं, मैं बर्बाद कहता हूँ, बर्बाद कर दिया है। ठीक है, पैसा है अपनी जगह है, क्योंकि हर आदमी जो है लीग, और हमें लॉस काफी हुआ है इसमें, ऑनेस्टली हमें लॉस हुआ है। हमारे अच्छे बड़े प्लेयर, पहले भी मैंने बात किया था कि वो छोड़ के जो है वो 20 की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी टीमें जो है वो डिफरेंट वो समझते हैं। और इसमें डेफिनेटली बोर्ड का वो होना चाहिए कि आप तीनों फॉर्मेट की टीमें होना है, कौन किस में अच्छा है। अच्छा, अगर तीनों में कोई है तो जरूर खेले तीनों, लेकिन ये ना सोचे कि हमने 20 में ही जाना है, वहां से जल्दी खत्म, क्योंकि पैसा ज्यादा मिलता है और लीग्स इतनी हो रही हैं। अभी तो आपको पता ही है, T10 भी शुरू हो गया दुबई में, तो पता नहीं क्या क्या, मुझे तो लग रहा है सुकड़ के बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा जैसे कि बस 5 ओवर की क्रिकेट हो जाना शुरू हो जाएगी। T10 भी आई थी तौसीफ साहब, लेकिन वो इतनी शायद कामयाब नहीं हो सकी। अच्छा तौसीफ साहब, अब तीसरे दिन का क्योंकि खेल चल रहा है, आपको क्या लगता है हमारे खिलाड़ी जो है उनकी स्ट्रैटेजी आज के दिन के लिहाज से क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है और 6 विकेट्स का ले लिए थे, आज आते ही 1 विकेट और ले लिया है। और मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम, जबकि मुझे ज्यादा लग रहा है अब तो 100 रन की लीड अगर पाकिस्तान लेता है, और उसके बाद पिच के बिहेवियर को देखते हुए हम समझते हैं कि मुश्किलात होंगी बैटिंग साइड को, तो 200 रन और भी पाकिस्तान क्लैप्स होने तक, यानी खुद क्लैप्स हो जाए फिर भी 200 रन ऊपर बनाता है, तो 300 इनफ है यहाँ इस पिच के ऊपर। और पाकिस्तान के मेरे ख्याल 70% चांसेस हो गए हैं टेस्ट मैच। ये पिच की आप बात करें, ये आपको लगता है बैटर फ्रेंडली पिच है या बॉलर फ्रेंडली है, या जो स्पिनर्स हैं उनको हेल्प करेगी? नहीं, ये तो खेल तो अच्छा रही थी पहले दिन, क्योंकि लाहौर की पिच जो है वो थोड़ा सा बेहतर खेलती है दूसरे के लेकिन जाहिर है उसको बनाया गया इसलिए, और हर मुल्क का जो है वो बिल्कुल उसका हक है कि वो जो है अपने मतलब की पिच बनाए। हमें ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई टर्निंग पिच नहीं मिलती, हमारे पास स्पिनर है, पहले भी हमने स्पिनर्स पे दूसरी टीमों को फंसाया है जिसे कहना चाहिए, तो हमने यहाँ पे किया है। लेकिन हमारी बैटिंग जरूर रन्स करने चाहिए, वरना फायदा कुछ नहीं होता कि अगर बॉलर आउट कर दें और आप भी आउट हो जाएं, क्योंकि अगले टेस्ट मैच में उनके पास जो है महाराज भी आने वाले हैं, स्पिनर उनके, तो ये जरा देखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से बैटिंग पहले दिन में तो बैटिंग बहुत ही अच्छी की, टर्न हुआ जरूर लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की है, मतलब खेली है पिच, और अभी भी शॉट तो उस पर लग रहे हैं,
बट एकदम वक्फे से कोई ऐसा गेम टर्न हो जाता है जिससे बहुत मुश्किलात होती है। कौन सी टीम आज आपकी फेवरेट है? आपको लग रहा है रियलिस्टिकली कि कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी? आज तीसरा दिन है, देखिए अभी तो चल रहा है, वो टीम नंबर 1 टीम है इस वक्त, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है वो। और लेकिन जगह को देखते हुए तो पाकिस्तान का अपर हैंड है। अल्लाह करे पाकिस्तानी जीते, हमारी भी यही दुआ है। इन द एंड ये बता दीजिए T20 फॉर्मेट के अंदर जो अब बाबर आजम की वापसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्लैश पाया जा रहा था, जो खबरें आ रही थी कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सलमान अली आगा या फिर आकिब जावेद के बारे में भी कहा जा रहा था। कुछ तज्जियाकार ये मानते हैं कि आपने उनको गलत तरीके से निकाला था, अब गलत तरीके से वापस उनको ना लेकर आएँ। आपकी क्या राय है? गलत तरीके से तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, एक थोड़ी चीज हो रही है। अब ये बात को मैं छेड़ूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, फिर ऊपर तक बात चली जाएगी, तो फिर कहेंगे लोग कि यार देखो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम कंट्री के लिए बात करते हैं, गलत तो इतना कुछ हुआ है 1-1.5 साल के अंदर कि आप ना पूछें, गलत हो ही रहा है। लेकिन बट वो जो बात कर रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है यार? अभी कोई प्लेयर जाए आए, आप कल मैंने देखा कि वो शान मसूद को वो पब्लिक आवाजें मार रही थी आउट होने पे कि वो मतलब बाबर अंदर आ जाएं, मतलब इस तरह का मैंने वो देखा कि वो शान मसूद अच्छा खेल रहे थे। तो ये पब्लिक का, चलो ठीक है, पब्लिक के अपने पसंद के लोग होते हैं, लेकिन इसमें प्लेयरों को नहीं सोचना चाहिए। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये गलत वो है। अगर बाबर नहीं खेल सकते 20, कल भी देखें आप, वो फंसे हुए थे बिल्कुल, वो अच्छा करें, प्रैक्टिस करें। प्लेयर तो आपके पास गुलाम भी बाहर बैठे हुए हैं, वो भी रन्स करके बैठे हुए हैं। तो हमारे यहाँ आना जाना जिसे कहते हैं ना, वो तो लगा रहेगा। हम भी तो छोड़ के चले गए इससे पहले बड़े गिग। वो जो सोशल मीडिया विंग्स हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स के, तो वो जो कैंपेन एक चलती है, तो वो पब्लिक का ज़हन भी कहीं ना कहीं बनाया जाता है। लेकिन हाँ, पब्लिक खुद भी देखती है, मॉनिटर करती है, और बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों से प्यार भी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया और तफ्श कर रहे थे। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अब बात कर लेते हैं सियासत में चलने वाले खेल के हवाले से। सुहेल आफरीदी जिन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं, और उन्होंने अपने पहले खिताब में इंतहाई जारहाना अंदाज इख्तियार किया और बानी PTI की रिहाई के लिए भरपूर तहरीक चलाने के अज़्म का उन्होंने इजहार किया। ताहम अपोजिशन ने वज़ीर आला के इंतखाबी अमल पर शदीद एहतजाज किया और असम्बली सेशन का बॉयकॉट भी किया। नून लीग और JUI ने नए वज़ीर आला के इंतखाबी अमल को गैर आइनी करार दिया, और उनका इस पर मौक़िफ़ यह है कि अभी अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, और एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो नहीं हो सकता। इस अमल को गैर कानूनी करार दे रहे हैं हुकूमती हल्के, और उनका ये भी कहना था कि हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसीलिए उन्होंने बॉयकॉट भी कर दिया असेंबली इजलास का। अपोजिशन ने वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान किया है। तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ था जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के दस्तखत पर एतराज़ लगाए और ये कहकर इस्तीफ़ा वापस कर दिया कि दस्तखत ठीक नहीं है, जबकि अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया कि दोनों दस्तखत जो हैं, दोनों इस्तीफ़ों पर जो दस्तखत हैं वो मेरे हैं और मुस्तनद दस्तखत हैं। बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन सुहेल आफरीदी जो है उनको 90 वोट पड़े और उसके बाद वो वज़ीर आला KPK बन चुकी हैं। उनकी जिस वक्त उनका जब नाम अनाउंस हुआ था उसके ऊपर कई जो हल्के हैं वो मुख्तलिफ राय दे रहे थे, इवन PTI के अंदर से भी काफ़ी एतराज़ात सामने आए थे, लेकिन एट द एंड ये सारा मामला जो है वो अच्छे तरीके से हल हुआ विद इन PTI और सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला बन के। अब कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जो है ना वो KP की जो यूथ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और उन्होंने जो पहली बात की है यही बात अली अमीन गंडापुर भी करते आए थे। स्पेशली उन्होंने तो 90 दिन की एक डेडलाइन भी दी थी कि 90 दिन तक अगर मैं नहीं इस काबिल होता कि बानी PTI को रिहा करवा लूँ तो मैं चला जाऊंगा घर। लगे सर है वो वाकई में चले गए। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि PTI में दरार आने वाली है, अलग से कोई ग्रुप बनने वाला है, बगावत हो सकती है। अली अमीन गंडापुर को चूंकि हटाया गया है तो उनकी तरफ से और उनका जो पूरा ग्रुप है वो बगावत कर सकता है, लेकिन वो सारे जो दावे और जो तज्जिए पेश किए जा रहे थे वो सारे गलत साबित हुए। अली अमीन की जानिब से कोई रेजिस्टेंस भी नहीं दिखाई गई, उन्होंने कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया जिसकी वजह से हीट जो है वो बढ़ जाए। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को, और अच्छा, वो सुहेल आफरीदी के साथ बैठे। हाँ, मैं यही कहने लगी थी, सुहेल आफरीदी को वो बैक कर रहे हैं, उनके साथ हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी रिवायत जो है वो हमें देखने में मिली है कि एक CM जो है अगर उनको हटाया जाता है, किसी भी कुर्सी से किसी को हटाया जाता है तो ग्रेसफुली वो साइड पर होकर दूसरे को मौका दे। तब्दीलियां कोई पहली मरतबा हम नहीं देख रहे हैं। जब PTI का दौरे हुकूमत भी था उस वक्त भी हमने काबीना के अंदर
बहुत मरतबा तब्दीलियाँ देखी, कलमदान कितनी मरतबा तब्दील हुए, और उसके बाद जब अली अमीन गंडापुर को हटाने की बातें हो रही थी तब भी बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशंस का इजहार किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा खदशात का इजहार किया जा रहा था, जिसका जिक्र अनम कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला बन चुके हैं। लेट्स सी अब ये मामला चला गया है, अदालत जाने की बात हो रही है कि ये गैर कानूनी अमल हुआ है, गैर कानूनी तरीके से इनको इलेक्ट किया गया है असम्बली के अंदर। अब हुकूमत की जानिब से क्या राय जो है वो कायम की जाती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पीटीआई इसके सिलसिले में क्या सोच रही है, या फिर ऑपोजिशन जो है खैबर पख्तूनख्वा के लिए वो क्या सोच रही है? हालांकि वो खुद अपनी स्टेटमेंट्स आके कैमरे पे दे रहे हैं, असम्बली के फ्लोर पे आके कह रहे हैं कि जी हाँ मैंने दस्तखत किए हैं, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये लग नहीं रहा, मैं नहीं मानूंगा। भारत जी इसी पर बात करने के लिए कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म हमें नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब ने ज्वाइन किया है। इख्तियार साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जिस तरह से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं सुहेल आफरीदी साहब, मैं चाहूँगी उस पर आप कमेंट करें, और फिर जो कुंडी साहब ने जिस तरह से एतराज़ लगाकर इस्तीफ़ा वापस, उन्होंने कहा कि वो खुद आकर यहाँ पर बताएं कि दस्तखत उन्हीं के हैं, ये सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट देखिए, जो गवर्नर का एतराज है वो अपनी जगह पर बजा इसलिए है कि आपके इस्तीफे एक नहीं है, दो हैं, और आपके साइन भी दो हैं, और आपका एक साइन दूसरे साइन से मिलता नहीं, तो अपने दस्तखतों को तो पहले ठीक कर लें। तो डेफिनेटली ये उनका प्रोगेटिव है और उनकी जिम्मेदारी है। ये उनके पास जो सरकारी डॉक्यूमेंट जाता है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है, और एक सूबे की बात है, कोई किसी नाज़म कौंसलर का इस्तीफा तो है नहीं, तो उसकी वेरिफिकेशन जो है वो जरूरी होती है। इसीलिए उनको बुला लिया था 15 तारीख को, और उजलत में फिर वजीर आला का इंतखाब किया गया, जो मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए था। कानूनी तकाजे अगर पूरे हो जाए तो ठीक है, यही काम होता है। अगर आप कानूनी तकाजों से करें तो ये कानूनी कहलाता है, और तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो ये फिर गैर आईनी और गैर कानूनी कहलाता है। तो जो अमल था एक ठीक ठाक अमल था। अगर आपके पास इतना मैंडेट था तो फिर आपको घबराने की क्या जरूरत थी? 2-3 दिन आप ठहर जाते, कर लेते, लेकिन ये ऐसे इनको नहीं करना चाहिए। तो दिस इज नॉट द वे। ठीक है, अब इख्तियार साहब आपका मैं स्टेटमेंट भी पढ़ रही थी, आप ऑलरेडी इसको कह चुके हैं कि गैर कानूनी तरीके से वज़ीर आला बने हैं सुहेल आफरीदी साहब। अब अदालत में भी ये मामला जाने की बात हो रही है, चला भी गया, आप कितने पुरुम्मीद हैं, और क्या आपको लगता है कि अदालत में जाने से ये मामला जो है हल की तरफ जाएगा? क्योंकि हम माजी में भी देख चुके हैं कि इस तरह के मामला बहुत लंबा अरसा तक भी चलते हैं, तो उस वक्त फिर सूबे का क्या होगा? देखिए, एक जिस तरह गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है, उस पर कस्टम पे होता है, फिर रजिस्ट्रेशन होती है, वो एक कानूनी गाड़ी होती है। एक गाड़ी होती है जिसके पे आपने कस्टम भी पे नहीं किया, एक गाड़ी होती है जिसकी आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं की है, तो वो नॉन कस्टम पेड और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी कहलाती है। अब जो हमारे वजीर आला बन चुके हैं, मुझे तो वो नॉन कस्टम पेड ही लग रहे हैं, वो कस्टम पेड तो है ही नहीं। लेकिन देखिए ना, गाड़ी को एक सूबे से तो नहीं कर सकते ना, एक सूबा जो है उसको चलाना एक बड़ा काम होता है, तो कुर्सी खाली थी। एग्जैक्टली, तो वही तो मैं कहता हूँ कि जिस बंदे ने कभी साइकिल नहीं चलाई है उससे आप पूरा सूबा कैसे चला रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस किसी बंदे को आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपकी राय थी, बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। उनका मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखा, जो कि गवर्नमेंट का भी हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट मौक़िफ़ है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। इस सेगमेंट में हम खास तौर पर बच्चों के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। वालिदैन जो कि अक्सर फील कर रहे होते हैं कि उनके बच्चे के रवैये में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ तब्दीली आ रही है, मगर जज्बाती परेशानी को पहचानने के लिए तवज्जो और हमारी हमदर्दी की उन बच्चों को ज़रूरत होती है। अगर बच्चा दोस्तों से दूर रहने लगे, पसंदीदा सरगर्मियों में दिलचस्पी खो दे, या फिर उसके मूड में अचानक से आपको कोई तब्दीली नज़र आए, या फिर हम कहते हैं ना चिड़चिड़ा हो गया है, बच्चा कोई बात नहीं सुन रहा है, नींद उसकी पूरी नहीं हो रही, भूख में फ़र्क महसूस हो रहा है, या फिर पढ़ाई में कारकर्दगी जो है उसकी वो हमें कम नज़र आ रही है, तो ये सारी जो अलामात हैं, सारे साइंस हैं, इस बात की तरफ निशानदेही कर सकती हैं कि वो अंदरूनी तौर पर किसी न किसी दबाव या फिर कोई परेशानी चल रही है उस बच्चे के साथ। अच्छा, इस सेगमेंट का मकसद ये है कि हम अक्सर अपने एडल्ट्स जो होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ की बात तो करते हैं, उनके प्रेशर्स की बात तो करते हैं, लेकिन जो चीज़ें पर्सनालिटी बना रही होती है, यानी कि बचपन में जो हमारा वक्त गुजरता है, जो हम जिन ट्रॉमा से गुजरते हैं, जिस तरह की भी
साइकोलॉजिकल इशू से हम गुजरते हैं, उनको अक्सर डिस्कस नहीं किया जा रहा होता। तो हमने सोचा कि आज हम ज़रा बात करते हैं कि बच्चे जो हैं क्या वाकई में उनके ऊपर जो भी गुजर रहा होता है या जिस तरह का माहौल उनको मिल रहा होता है वो उनकी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होता है, और अगर कुछ तब्दीलियाँ उनकी पर्सनैलिटी के अंदर आ रही हैं तो वालिदैन किस तरह से उनको जाँच सकते हैं और किस तरह से बच्चों को अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सिखा सकते हैं। तो इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं निम्रा नूर कुरैशी साहिबा, हमारे साथ स्टूडियो में मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक, ये कितना इंपॉर्टेंट है, डिस्कस होना चाहिए? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस तरह आपने बात की कि इस टाइम में हमारी पर्सनालिटी शेप हो रही होती है, आपकी जो एज होती है फ्रॉम 2 years till 14 years, दिस इज़ द प्राइम एज फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यूजली 0 to 6 इज़ ऑल्सो नोन एज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज। तो उसमें ही अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि भाई घर से उसको परेशानी है, स्कूल में स्कूल रिफ्यूज़ल आ रहा है बार बार, मतलब वो कह रहे हैं कि उसने स्कूल नहीं जाना, तो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट। अगर बच्चा बार बार स्कूल जाने से मना कर रहा है तो इट कुड बी द रीज़न कि उसकी जो टीचर है वो उसके साथ बहुत हार्श हो रही है, या फिर उसके जो पीयर्स हैं वो उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे, बुलिंग। कॉमन प्रॉब्लम्स आपको क्या, आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे, कॉमन क्या मसला होता है बच्चों को? बच्चों में बहुत ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत कॉमन है। पेरेंट्स अगर बच्चों के सामने, ऑब्वियसली दे आर इन द होम, दे आर सीइंग इट ऑल, लड़ाई कर रहे हैं, बार बार झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बात पर चीख रहे हैं, और वो रियलाइज़ नहीं करेंगे बच्चों पे इफेक्ट हो रहा है, और इस चीज़ का बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एंड सेकेंडली स्कूल ऑल्सो, स्कूल में अगर बच्चे के टीचर्स शाउट करते हैं उस पर, या छोटी छोटी चीज़ पर, लेट सपोज एक बच्चा है जो कि थोड़ा सा ही इज़ अ स्लो लर्नर, ठीक है, वो नहीं समझ पाता चीज़ों को, एक दफ़ा मैथ्स प्रॉब्लम करा दिया, वो उसको नहीं समझा, ही विल आस्क देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो दे विल शाउट एट हिम, वो उससे गुस्से से अगर बात करेंगी या जो हार्श वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ करेंगी, तो दैट विल मेक हिम वेरी मच। कि हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, स्पेशली जब हम बिहेवियर्स की या इन चीज़ों की बात करते हैं, क्योंकि वेस्ट में जब हम देखते हैं इवन मूवीज़ के अंदर वो अपने बच्चों के सामने उस तरह से नहीं लड़ रहे होते। अगर चलो इस तरह से बहुत ज़्यादा आम नहीं भी है तो एटलीस्ट वो अपनी आर्ट फॉर्म के अंदर ये दिखा रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर ये नहीं है, इवन ड्रामास के अंदर हम देख रहे होते हैं कि बच्चों के सामने ही लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। हमें क्या तब्दीली करनी है? ठीक है, बच्चों के सामने आपने लड़ना नहीं है, ये अंडरस्टैंड करना पेरेंट्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड व्हाट डू यू थिंक, पेरेंट्स आपके पास जो आते हैं क्या वो समझते भी हैं इस बात को? कुछ पेरेंट्स समझते हैं, मोस्टली पेरेंट्स का ये होता है कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, आप उसी को डील करें। उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि वो छोटा बच्चा है, उसको हर चीज़ के लिए आपकी हेल्प चाहिए। जिस तरह बात की जाए कि अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल है, आपको फील हो रहा है कि उसके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो द पेरेंट्स हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू देम। अच्छा, सारे बच्चे, अब घर में 3-4 बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स लड़ रहे हैं या कोई मसला घर पे चल रहा है, तो सब बच्चे एक ही तरह से इसको परसीव करेंगे या उनमें से भी कोई सेंसिटिव बच्चा हो सकता है? कोई ना कोई अगर सेंसिटिव बच्चा है, उसके अलावा फिर ये कि हमारे फर्स्ट बॉर्न, सेकंड बॉर्न, थर्ड बॉर्न, मिडिल चाइल्ड, सबकी पर्सनालिटीज़ डिफरेंट होती हैं, तो उन सबका हर चीज़ को परसीव करने का तरीका भी अलग है। मे बी द फर्स्ट वन ही इज़ द वन जो कि स्टार्ट से ये सब कुछ देखता आ रहा है, तो एक एज पर आकर उसको शायद इस चीज़ से इतना फ़र्क ना पड़े या वो कोप अप करना सीख ले, लेकिन शायद जो सबसे छोटे वाला है वो इतना सेंसिटिव हो कि वो इन चीज़ों के साथ ना कोप अप कर पा रहा हो। आप यूजुअली यही कहते हैं कि तुम्हारे बाकी बहन भाई तो ठीक है, सिर्फ इसको ये मसला क्यों है? पेरेंट्स भी आके यही कह रहे होंगे कि बाकियों को तो मसला नहीं है, बाकियों तो मसला नहीं है, इसको क्यों हो गया, इसमें ऐसा क्या है जो ये हो गया। लेकिन बात वही है, ही कुड बी वेरी सेंसिटिव, उसके साथ कोई और इशू हो सकता है, मे बी उसके साथ स्कूल में भी कोई इशू चल रहा हो, तो जब घर में ऐसा इशू चल रहा है तो उसके लिए वो और ज़्यादा पेरेंटल प्रॉब्लम्स या पेरेंट्स की लड़ाई झगड़े एक तरफ, स्कूल की लड़ाई झगड़े एक तरफ, अगर किसी बच्चे की ज़िंदगी में ये सब कुछ नहीं है लेकिन उसके बावजूद उसको कोई प्रॉब्लम है, देन व्हाट सीम्स टू बी द रीज़न, क्या रीज़न हो सकती है, एंड देन उसको फिर रेगुलेट किस तरह से करना है, पीयर प्रेशर आइडेंटिफाई कैसे करें? हाँ, पीयर प्रेशर कुड बी अ वेरी बिग रीज़न। आजकल जिस तरह स्कूल्स में द चिल्ड्रन आर गोइंग, दे आर सीइंग कि अच्छा मेरा लंच ऐसा आ रहा है, दूसरे बच्चे का लंच ऐसा आ रहा है, आई हैव द स्कूल बैग, द अदर वन हैज़ द अदर काइंड ऑफ कंपैरिजन। फिर पीयर प्रेशर आ जाता है, बर्थडे हुई है, एक बच्चे की बर्थडे हो रही है किसी बहुत अच्छी जगह पे, एंड वो दूसरा बच्चा, उसके पेरेंट्स अगर अफोर्ड नहीं कर सकते या वो नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग इट, तो हाँ इनसिक्योर हो जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, और उसको ओवरकम करने के लिए द बेस्ट इज़ दैट द पेरेंट्स शुड स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद देम। और सबसे अच्छी चीज़ 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये है कि आप उनको कलरिंग की तरफ लेकर आएँ। अगर आप बच्चे को से ड्राइंग करवाते हैं, उसकी ड्राइंग में वो सब कुछ डिपिक्ट होता है जो कि वो अंदर फील कर रहा होता है। अगर लेट सपोज द चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर, उसको बहुत ज़्यादा एकेडमिकली घर में किसी भी चीज़ से प्रेशर दिया जाए, तो यू विल सी कि जब आप उसको पेन और पेपर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड लाइन्स, वो क्रेयॉन्स या पेन पकड़ के, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पेरेंट्स को भी तो अंडरस्टैंड चाहिए। पेरेंट्स को अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो कहेंगे ये क्या गंदबला बना रहा है। एग्जैक्टली वो ये कहें, लेकिन पेरेंट्स को साइको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के अगर जो बिहेवियर्स आ रहे हैं, जिस तरह आपने डिस्कस किया कि जो भी बिहेवियर्स आपने स्टार्ट में बताएं उस तरह के बिहेवियर्स आए, तो दे नीड टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट
फॉर दैट, अदरवाइज पेरेंट्स इस चीज़ को समझते नहीं है। अच्छा, ये टेक्निक आप बता रही थी, इसके बारे में थोड़ा सी और बताइए, और इसके अलावा कौन सी टेक्निक्स हो सकती है? इसके अलावा डीप ब्रीथिंग टेक्निक होती है, और जो कलरिंग में ये है कि आप जब देख रहे हैं बच्चे को, ठीक है, आप उसके साथ बैठे कलर्स करवाएं। अगर आप बच्चे से फैमिली, आप उसको कहें कि आप फैमिली की ड्राइंग बनाओ, फैमिली में वो ये बना रहा है कि अम्मी अबू अलग हैं, बहन भाई अलग खड़े हैं, तीनों बहन भाई अलग हैं, या डार्कर कलर्स वो यूज़ कर रहा है, तो इट मीन्स देयर इज़ सम प्रॉब्लम। या अगर स्कूल की आप ड्राइंग बनवा रहे हैं, स्कूल में वो कोई ऐसी चीज़ बना रहा है, लाइक जो पेंसिल से लेकर ना ऐसे लाइंस बनाते हैं, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू सी के वो क्या इशू आ रहा है। उसके अलावा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, गहरे सांसों की मशक, आपको यूट्यूब पे भी उसके रिलेटेड बहुत सी वीडियोस मिल जाती हैं, और कामिंग टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा बबल ब्लोइंग बहुत अच्छी टेक्निक है छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली बबल्स जो सिंपली वो मिलते हैं, आप उनको ब्लो करवाएं बच्चों को, उससे वो काफ़ी रिलैक्स होते हैं। और उसके अलावा ये है कि क्या पड़ेगा वैसे, वो तो हमने नॉर्मली हमारे घरों में भी होते हैं, हाँ, तो कह रहे हैं बच्चे गन डाल रहे हैं, ये क्या गन डाल रहे हैं, लेकिन उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आप बच्चे के जो प्रेशर्स है ना, दे आर पुटिंग आउट द एयर, सो उनके जो प्रेशर्स होते हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। हम यूजुअली स्पीच के लिए जिन बच्चों के ओरल मसल्स वीक होते हैं उनके लिए भी ये टेक्निक्स यूज़ करें, ताकि वो जो प्रेशर एटलीस्ट वो रिलीज़ हो। बबल्स यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, अक्सर जो बच्चे होते हैं वो स्ट्रॉ नहीं यूज़ कर पाते, तो वी आस्क देम टू यूज़ द स्ट्रॉ यूज़ करने से उनके ओरल मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोट की है, आई वुड रियली लाइक यू टू आंसर दैट, कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा रोक टोक कर रहे होते हैं, सब कुछ ठीक है, स्कूल भी ठीक है, पेरेंट्स लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहे, लेकिन उस बच्चे के ऊपर रोक टोक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या फिर उसके बाकी बहन भाइयों के ऊपर भी होगी, लेकिन वो बच्चा क्योंकि सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट फिर किस तरह से होगी? यूजुअली ऐसे बच्चों की पर्सनालिटी फिर रेबेलियस होती है, क्योंकि हर एक चीज़ से उनको रोका जाता है। अगर उनको आप थोड़ी सी भी फ्रीडम मिलती है, या उनको थोड़ा सा भी मौका मिलता है कि ठीक है वी कैन डू समथिंग दैट वी वांट, दे गो टुवर्ड रिबेलिज्म, फिर वो उस तरफ चले जाते हैं, वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं। अच्छा, हम तो ये बात करें ना जिनमें ज़्यादा बच्चे 3-4 बहन भाई हैं, लेकिन अगर कोई घर का इकलौता बच्चा है, उसके चैलेंजेस बिल्कुल अलग होंगे, उसके बिल्कुल डिफरेंट चैलेंजेस को किस तरह से केटर करना चाहिए पेरेंट्स को? यूजुअली जो सिंगल चाइल्ड होता है उसके ये इश्यूज होते हैं कि उसकी कॉन्फ्लिक्ट जो रेजोल्यूशन होती है वो नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व वो नहीं कर पाता, क्योंकि नॉर्मली बहन भाई 2-3 होते हैं घर में, दे आर वो लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं, वो आपस में खेल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसको शेयरिंग के बहुत इश्यूज आते हैं, वो अपनी चीज़ें कभी शेयर नहीं कर पाता, फिर उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज द वन जो अकेले खेल रहा है, उसको कुछ भी चीज़ चाहिए उसको फ़ौरन मिल जाती है। बहन भाइयों में तो ये है कि लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, तो देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप, वो स्किल उनकी डेवलप नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की आपकी स्किल डेवलप नहीं होती। उसके अलावा ये है कि उन बच्चों का ये होता है कि अगर बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, सो दे आर वेरी लोनली इनसाइड, क्योंकि उनको सफ़र, हाँ, उनको टाइम नहीं मिल रहा होता। तो जो बच्चे स्ट्रेस लेना या परेशानी में जाना, वो किस एज से जो है वो शुरू हो जाता है उनका, या इसकी कोई एज नहीं, बहुत छोटी एज से भी? बहुत छोटी एज से, इवन आपका 2 साल का बच्चा अगर आप उसके सामने भी इस तरह की, मतलब पेरेंट्स की, क्योंकि उसके सामने यही मेन फैक्टर होता है, पेरेंट्स की बार बार लड़ाई हो रही है, तो उस बच्चे में चेंजेस आना, बिहेवियर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, मे बी उसकी स्पीच डिले हो जाए, मे बी ये कि वो बहुत ज़्यादा चीखने चलाने शुरू हो जाए, वो अपने टॉयज़ फेंकना शुरू कर दे। अच्छा निम्रा, अगर हम कॉम्प्लेक्सेस को 2 में डिवाइड करें, एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस हमें आजकल अगर हम अपने इर्द गिर्द भी देख रहे हों, या दुनिया में कहीं भी अपने जिनके साथ भी हम वक्त गुजार रहे होते हैं उनमें देख रहे हो, हमें ये 2 कॉम्प्लेक्सेस नज़र आते हैं, कोई हमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में, कोई सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में। किस एज में जाके जो है ये वाले कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होना शुरू होते हैं बच्चों के अंदर, और कहाँ पर पेरेंट्स जो हैं क्या करके इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं? यूजुअली फ्रॉम द एज ऑफ 3 years, ठीक है, जब बच्चा आपका बाहर, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन उसका तभी ज़्यादा होता है जब वो स्कूल जाना शुरू होता है, तो उस एज से ना इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का। और अगर पेरेंट्स खुद इस तरह की कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हैं तो वो फिर ऑब्वियसली बच्चों को इफेक्ट करेगा। लेट्स सपोज एक मतलब फैमिली आउटिंग हो रही है, ठीक है, दे आर गोइंग आउट एंड दे आर फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स ओनली, वो गए हैं, वो अपना ही खेल रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स, लेकिन अगर पेरेंट्स, मदर या फादर में से कोई एक, अच्छा उसने कैसे कपड़े पहने, उसके मुझसे अच्छे कपड़े हैं, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स ऐसे करते हैं, ठीक है, या शादियों में गए हैं, सारे बड़े बैठे हैं, बीच में 2 बच्चे बैठे हैं, दे आर लिसनिंग टू देम ना, कि वो यही सारी बातें हो रही हैं, उसके कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं तो ऐसे पहने हुए हैं, वैसे हैं, या अगर इसी दिस लीड्स टू इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। इसी के अपोजिट अगर वो हमेशा ये बाहर जाएं, मतलब या लोगों में बैठें या वापस घर आएँ, ठीक है, आप जब कहीं से जाकर वापस आते हैं उस टाइम आपकी जो होती है कन्वर्सेशन होती है, दैट्स वेरी बच्चे नोट करते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है, हमें लग रहा था ना हम जो नॉर्मल बात कर रहे होते हैं बच्चे कहाँ सुन रहे हैं, बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, बच्चे कुछ देर के बाद या 2 दिन के बाद आपको रिपीट करके वो बता देंगे, और हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, टीचर्स का, स्कूल्स का कितना बड़ा रोल है बच्चे की परेशानियों में इजाफा करने के लिए? बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली केजी से, आपके स्टार्टिंग प्ले ग्रुप से लेकर केजी तक आपके होम टीचर होते हैं, पूरा दिन आपके साथ एक ही टीचर होता है ना, तो दैट टीचर प्लेज अ लॉट ऑफ
ऑफ रोल्स। बाकी बड़ी क्लास में तो ये है कि टीचर चेंज होता रहता है, कोई एक टीचर अगर आपको स्ट्रेस आउट कर रहा है तो बाकी टीचर्स आएंगे, यू कैन टॉक टू देम, थोड़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। टीचर की ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी होती है। ये जो आप बात करी थी ना कि वापस आने के बाद किसी गैदरिंग में आप गए हैं, वापस आने के बाद जो आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, व्हाट शुड पेरेंट्स डू, लाइक उस टाइम पे किस तरह की न्यूट्रल कॉन्वर्सेशन करें कि बच्चे जो है ना उनके ऊपर असर ना हो? उस टाइम आपकी जो कन्वर्सेशन है दैट शुड बी रियली पॉजिटिव। आप पॉजिटिव बात करें कि अच्छा आज हम गए थे, उसमें ये चीज़ अच्छी थी। ट्राई टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स कि क्या क्या अच्छा हुआ, रादर देन टॉकिंग अबाउट अदर्स क्लॉज, रादर देन टॉकिंग अबाउट कि उसने अगर आप ये करना भी तो साइड पे ओके करना बच्चों के सामने। ऐसा ही अगर हमें करना ही नहीं चाहिए बिकॉज इट्स नॉट अ गुड हैबिट। लेकिन अगर करना ही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यू शुड गो टू अ साइड, बच्चों के साथ बैठकर ना, या उनसे पूछें आप कि अच्छा आप आज गए, आपको कैसा लगा, क्या ऑब्जर्व किया आपने। बच्चा जो ऑब्जर्व करके आपको बता रहा है ना, वो बताएगा कि उसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो यूजुअली वो एक एक्सरसाइज की जाती है ना, बच्चे को छोटा सा कैमरा दिया जाता है फॉर अ डे, ये कैप्चर व्हाटएवर यू लाइक, तो उससे आप देख सकते हो कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें पसंद है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन वी कैन वर्क ऑन। अच्छा, 3 टेक्निक्स आपने जो बताई थी, एक मतलब फिर मैं चाहूँगी रिपीट कर दें और तमाम देखने वाली माएँ और जो पेरेंट्स है वो देख रहे हैं, वो जरा देख लें कैसे रेगुलेट कर सकते हैं बच्चों के इमोशंस। ठीक है, फर्स्टली तो इट्स डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग में आपने ये करना होता है कि आपने आंखें बंद करके कोई बहुत अच्छी जगह बच्चों को कहें कि वो इमेजिन करें, इट कुड बी अ गार्डन और एनीथिंग, एंड यू हैव टू breathe through your nose and hold it for the 3 seconds. और उसके बाद you have to exhale through your mouth. This is the deep breathing exercise. And then second is bubble blowing. आप bubbles बच्चे को दें कि वो blow करे. Thirdly it's drawing. आप उसको drawing दे दें और फिर आप उससे theme drawings बनवाएं. स्कूल की ड्राइंग, घर की ड्राइंग, फैमिली की ड्राइंग, प्लेग्राउंड की ड्राइंग, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बनवाएं। तो वो जो थीम ड्राइंग होगी उसमें आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरे बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा चुप हो गया है, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्से करने लग गया, तो यू हैव टू फर्स्टली गो टुवर्ड्स दोज ड्राइंग। उससे बिल्कुल मुश्किल एक्सरसाइजेज नहीं है, मुश्किल चीज़ें नहीं है जो आप बता रही हैं, डूएबल हैं और हर घर में ये हो सकता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए आपको डालना पड़ेगा, फ़ोन उठाकर साइड पे रखना पड़ेगा ताकि अपने बच्चों की फॉर्मेशन को आप देख सकें वो किस तरह से बड़े हो रहे हैं। निम्रा, थैंक यू सो मच, इट्स बीन सो हेल्पफुल। आई एम श्योर जो देखने वाले हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिली होगी हमारे इस सेगमेंट से। हमारा मकसद ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, इस सेगमेंट का मकसद ये कि छोटे बच्चे जो है ना, उनकी ये नहीं समझना चाहिए, जो अनम भी जिक्र कर रही थी कि भाई वो कुछ सुन नहीं रहे, वो सब सुन रहे होते हैं और सुनने के बाद वो स्पेशली उन बातों को ज़्यादा सुन रहे होते हैं जो आप उनसे नहीं कर रहे होते, दूसरों से कर रहे होते हैं, और उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट भी अपने ऊपर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी बनती है या फिर बिगड़ जाती है। तो उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप माइंडफुल होकर उनको वक्त दीजिए। और 3 टेक्निक्स जो निम्रा ने बताई है डेफिनेटली वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। दिल मेरा ये चाह रहा है कि मैं कहूँ कि ये सेगमेंट जो है सिर्फ ख़वातीन के लिए है, लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि अब तो हालात ऐसे बदल चुके हैं कि मर्द हजरात जो है ना वो भी बड़ा फोकस कर रहे होते हैं कि उनको ज्वेलरी किस तरह की, रिंग्स अक्सर हम देखते नहीं, रिंग्स अक्सर हम देख रहे होते हैं। खैर जी, हम बात करते हैं कि मौसम जो है वो तब्दील होने के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत हद तक तब्दील हो भी चुका है, तो उसके साथ साथ फैशन के अंदाज भी बदले जाते हैं और ऐसे में आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसके ट्रेंड्स भी नए नए आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो उसके मुताबिक आपको अपडेटेड रहना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो हमने सोचा कि इस सेगमेंट थ्रू आपको अपडेट करते हैं। गर्म मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि हल्की, नाजुक और रंगीन ज्वेलरी जो है उसका रिवाज बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हमारा दिल करता है कि हम बड़े बड़े झुमके पहने, गले के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें पहने। अभी मैंने नहीं पहनी, मैं ये नोटिस करी थी, मैंने कहा आयशा कह रही है रंगीन ज्वेलरी पहने, तो मैं जरा देखूं इसने कितनी रंगीन ज्वेलरी पहनी है। ये पहनी, लेकिन हमारे काम की जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम पहन लेते हैं। बहरहाल जी, इंतजाम हमने पूरा किया, इंतजाम आप डिस्प्ले आप देख सकते हैं, पूरा हमने इंतजाम किया हुआ है, आपको देख के समझ आ गई होगी, एक से बढ़कर एक आपको मिलेगी। नहीं, ये देखें, एक इस तरफ ही पड़ा हुआ है, उस तरफ भी। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी के डिज़ाइन हमारे पास मौजूद हैं। अब ये डिज़ाइन कहाँ से आए हैं? हमारे साथ एक ज्वेलरी डिज़ाइनर, एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो हैंडमेड ज्वेलरी का काम है और बड़ी ज़बरदस्त ज्वेलरी बनाती हैं, जो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रही होगी। खदीजा हसन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खदीजा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल खदीजा, बहुत अच्छे ज़बरदस्त डिज़ाइन्स हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अभी चूँकि वेदर जो है वो चेंज हो रहा है, आगे शादियों का भी सीज़न आ रहा है, ट्रेंड्स किस तरह से बदल रहे हैं ज्वेलरी के? बिल्कुल ट्रेंड्स बदलते हैं जैसे जैसे मौसम बदलता है। अब जैसे जैसे शादी सीज़न आ रहा है, हैवी ज्वेलरी की तरफ फोकस ज़्यादा हो रहा है, कुंदन ज्वेलरी की तरफ फोकस ज़्यादा हो रहा है। अगर हम गर्मियों में देखें तो लोग वायर ज्वेलरी को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि बहुत लाइट होती है, डेलिकेट होती है, चेन्स होती हैं, पेंडेंट्स होते हैं। तो इस तरह मौसम के साथ साथ मेरी चीज़ों की ये वो चेंज होती रहती है। बनाना भी मैं उस तरह से बनाती भी उस तरीके से हूँ। सर्दियों में हैवी ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा फोकस है। और लेकिन एवरग्रीन ज्वेलरी कौन सी है जो आपको लगता है कि कभी ये फैशन आउट ऑफ
फैशन नहीं हो सकती? मुझे लगता है वो ये कुंदन ज्वेलरी है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी, कभी भी नहीं, क्योंकि देखिए हमारी फंक्शंस चलते रहते हैं, शादियां चलती रहती हैं। पहले पहले मुझे याद है ऐसे होता था कि सर्दियों में नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होती थी, मार्च तक शादियां होती थी, अब तो मई जून में भी हो रही होती हैं। तो ये कुंदन ज्वेलरी मुझे लगता है ऐसी जो नॉट जस्ट अबाउट शादी सीजन ना, अगर आप वेस्टर्न भी कुछ पहने, जैसे मैंने अभी ये पहना है, इसके साथ मैंने रिंग्स भी पहनी हुई, गानों में इयररिंग्स भी पहने हुए, उसके अंदर भी ट्रेंड्स तब्दील होते रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसमें ये होता है कि आपके ना ज्वेलरी पीसेस के एक तरह से रूटीन चेंज हो जाती है। वैसे अगर आप मतलब इयररिंग्स और नेकलेसेस पहने, लेकिन जब आप ऐसे थोड़ा सा स्टाइलिश ड्रेसिंग में होते हैं तो आप लोग फिर सिर्फ चोकर पहन लेते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा वो सिर्फ चोकर उन्होंने पहना होता है, वन पीस बस, इयररिंग्स नहीं होंगे, कुछ नहीं और होगा। ऑफिस गोइंग जो है, जैसे हमारा तो काम टीवी का है, तो डेफिनेटली आपको डिफरेंट तरीके से तैयार होना पड़ता है। ऑफिस गोइंग जो लड़कियां होती हैं उनके लिए ज्वेलरी जो है फिर किस तरह से होनी चाहिए जो बड़ी एलिगेंट भी लगे, ओवर भी ना लगे, एंड देन ट्रेंडी भी हो? अच्छा, मेरे साथ मुझसे जो लोग अगर मशवरा लेते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि जैसे हर मौके के लिए मुख्तलिफ ज्वेलरी है। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो मैं उनको ये रेकमेंड करती हूँ कि वो वायर ज्वेलरी वेयर करें। जैसे ये बैंगल्स हैं, मतलब देखिए बहुत लाइट है, देखने में बहुत प्यारी लग रही है लेकिन लाइट है। इयररिंग्स हैं तो वो भी इसी तरीके से वायर एप्ड ज्वेलरी होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, मैं कुंदन में बहुत स्मॉल स्टड्स भी बनाती हूँ इसी मकसद के लिए, क्योंकि मुझे ये होता है कि जैसे मेरी अपनी कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जो स्कूल में टीचिंग कर रही हैं या इस तरह से, तो वो कहती हैं हमें बहुत लाइट इयररिंग्स चाहिए, बहुत छोटे स्टड्स चाहिए। मेरी ज्वेलरी का वैसे भी ये वेटलेस ज्वेलरी है, इसका वेट नहीं है, और जब वो और ही स्मॉल डिजाइन का स्टड हो जाता है तो इतना छोटा हो जाता है, लॉकेट हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि वो पहना हुआ आपको फील नहीं होता। ऐसी ज्वेलरी कौन सी होती है जो बहुत ज्यादा कपड़ों के साथ चल जाए? लाइक ये ना हो कि ये आप सर्टेन कपड़ों के साथ ही, सर्टेन ड्रेस के साथ ही पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे भी लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लाइक समटाइम ये भी होता है, मैं कहती हूँ बस इस मरतबा मैंने बहुत कर लिया, इससे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने। ऐसी कैसी ज्वेलरी हो सकती है? कौन से कलर्स हो सकते हैं? मेरी ज्वेलरी में मतलब मैं जो फोकस रखती हूँ ना ज़्यादा, वो मैं फोकस रखती हूँ कि मैं सिर्फ सिंपल कुंदन की तरफ जाऊँ, जो सिर्फ गोल्ड एंड वाइट है बस, उसमें कुछ ज़्यादा कलर्स ऐड नहीं करूँ, या मतलब ताकि वो सबके साथ चले। अच्छा, लेकिन जब मैं हेवी सेट्स बनाती हूँ तो उसमें फिर मैं थोड़ा सा कलर स्पेसिफिक। अच्छा, दो ही कलर्स हम नॉर्मली देखते हैं ज्वेलरी में जो बड़े कॉमन है, एक ग्रीन है, एक रेड है, यही सबसे ज्यादा चल रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताइए ये जो सेट्स हमारे पास हैं, ये एक एक सेट बनाने में या ये जो ज्वेलरी पीसेज हैं बनाने में कितना टाइम लगता है? मुझे तकरीबन अगर मैं एक ही सेट पे काम करी हूँ और कोई काम नहीं करी तो मुझे 3 से 4 दिन लगते हैं। अच्छा, जैसे ये आपने कितनी देर में बनाया? ये मैंने ये मुझे इसमें काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि ये रेजिन है जो नीचे आपको नजर आ रहा है नेकलेस, इसमें रेजिन का इस्तेमाल किया है मैंने। और रेजिन आजकल बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे वो था कि मैं उसको ट्रेडिशनल टच भी दूँ थोड़ा सा, तो मैंने कुंदन के साथ, स्टोन्स के साथ, ये नीचे सारा जो माला है ये रेजिन में बनी हुई है और इसमें स्टोन्स हैं। ये तकरीबन मुझे 3 से 4 दिन लगे इसको बनाने, क्योंकि रेजिन को ड्राई होने का एक टाइम चाहिए, उसकी लेयरिंग्स होती हैं, 3 से 4 लेयर्स लगानी। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने रेजिन को इस तरह से ट्रेडिशनल ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल किया, वरना दूसरी रेजिन जो है वो दूसरी ज्वेलरी के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा, गोल्ड का एक सीजन होता है, डल गोल्ड का एक सीजन होता है, फिर सिल्वर का एक सीजन होता है, ग्रेइश सिल्वर का एक सीजन होता है। ये सीजन जो है कौन से कलर का सीजन होगा? ये गोल्ड का सीजन है, ये कुंदन का सीजन है बेसिकली, बिल्कुल कुंदन का सीजन है बेसिकली। अच्छा, अब वो जिस तरह आप कह रही थी कि हम ग्रीन्स एंड मरून्स बहुत देखते हैं, क्यों? क्योंकि अब हम लोग एक सिंपल, जिस तरह अगर मैंने ब्लू कलर का ड्रेस पहना है तो मैं उसका ब्लू ही ज्वेलरी नहीं पहन लूंगी, मैं उसको जरूर कंट्रास्ट करूंगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कंट्रास्ट में ब्राइडल में भी अब हम देखते हैं ना, रेड मरून अगर लहंगे हैं तो साथ में ग्रीन हेवी सेट्स होते हैं। तो थोड़ा सा जरा ना गाइड भी करें। जी जी, जैसे ये वाली ज्वेलरी है, ये वाला जो एक माला हमें नजर आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आप किसी शादी में भी पहन सकते हैं, एंड देन अगर आप चाहते हैं तो इसको इस तरह की ड्रेसेस के साथ भी कैरी कर सकते हैं। किस तरह की ज्वेलरी किस तरह की ड्रेसेस के साथ ज्यादा मौजूद रहती है, या फिर दोनों के साथ चल सकती है? थोड़ा सा बताइए। जैसे अब ये माला आपने बिल्कुल ठीक ये बात कही, एक ये माला और जो ये नेकलेस है नीचे वाला, ये ऐसा नेकलेस है जो कि आप लोग डेली वेयर में भी कर सकते हैं, आप लोग इनको थोड़ा सा कैजुअली भी पहन सकते हैं, जस्ट वन पीस पहन लिया, कैजुअली थोड़ा सा पहन लिया। लेकिन अब जैसे ये सेट जो आपके हाथ में था, ये इतना ब्लिंकी और इतना हेवी है कि ये डेफिनेटली लोग फंक्शंस में ही मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने अभी ड्रेस पहना हुआ है, मैं इसके साथ भी इसको कैरी कर सकती हूं, किसी इवेंट में जाने के लिए इसको कैरी कर सकती हूं। तो खुद बड़ा दिल आ गया, एक दो सेट जो है ना वो मुझे तो बड़े पसंद आए। अच्छा, थोड़ा सा लेकिन
लेकिन मैं आपको ये बताऊं थोड़ा सा, जब मैं लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ कि जैसे अब आपकी शर्ट है बटन्स वाली, तो इसके साथ ज्यादा अच्छा लगेगा चोकर, जो कि गले के साथ होगा, क्योंकि जब आप लंबा नेकलेस पहनेंगी वो आपके बटन्स के साथ टच करेगा। और अगर मेरा दिल कर रहा हो ये पहनने का, फिर वो फिर कुछ दिल कर रहा हो तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं, दिल कर रहा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि ये, क्योंकि फिर आपके बटन के साथ ना बहुत अनकंफर्टेबल आपको कैसा लग रहा है जरा देख के, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, इसके साथ मैं कैरी कर सकती हूँ। ये वैसे इस तरह का है, ये ना मुझे लगता है साड़ी के साथ भी बहुत अच्छा लग सकता है। क्या साड़ी के साथ आप इसको पहन सकते हैं, आप इसको जैसे जिस तरह आपको इस वक्त ड्रेस है वन टोन, इसमें आप ये बहुत अच्छा लगता है। और ये इसको एज अ माला भी यूज कर सकते हैं, ऊपर चोकर अलग हो, और इसको डबल सेट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। आप इसको, क्योंकि मैंने इसके नीचे आप देखें डोरी लगी हुई है, जिन जिन सेट्स में डोरी लगी हुई है ना, आप उसको टाइट करके गले के साथ भी पहन सकते हैं, आप उसको लूज भी चोकर की तरह भी पहन सकती हूं, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल पहन सकती हैं, और आप इसको लूज भी कर सकती हैं। आप इसको जितनी मर्जी लेंथ में माला, जितनी डोरी में गुंजाइश है उतना लंबी माला। इज इट एक्सपेंसिव? आप ये बताइए। ये सेट जो इस वक्त आपके हाथ में, ये 2008 मैं जनरली वैसे बात कर रही हूँ, जनरली जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, चलिए ये तो शादी वाली ज्वेलरी, इसके बारे में बताइए। एंड देन जो दूसरी ज्वेलरी होती है, जो एवरीडे ज्वेलरी है, ऑफिस जाने के लिए, वैसे अगर आपको किसी इवेंट में जाना है उसके लिए जो ज्वेलरी है, बहुत महंगी होती है क्या? बहुत महंगा शौक है? मेरा नहीं हाल, हैंडमेड ज्वेलरी में अफोर्डेबल है ये, क्योंकि जैसे आजकल गोल्ड प्राइसेस बहुत इंक्रीज करी हैं, तो उसमें फिर मेरे इस ज्वेलरी की तरफ बहुत फोकस है। अच्छा, जैसे ये माला है, माला कहेंगे या इसको क्या कहेंगे? आई डोंट नो, नेकलेस कह सकते हैं, नेकलेस कह सकते हैं। इसकी क्या प्राइस होगी? ये 2800 की है। दिस इज वेरी रीजनेबल। अच्छा, और जो वो सेट है इनके साथ, इस माला के साथ, अच्छा ये वाला सेट जो है, ये सेट जो है ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये 3800 है, क्योंकि इसके अंदर ये सारे स्टोन्स का काम हुआ हुआ है। मेरे ख्याल से आप मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा रेट बता रही हैं। इस तरह का है कि ये तो कोई दुल्हन भी पहन सकती है। एग्जैक्टली, और अब दुल्हन और दूल्हे की बहनें भी पहन सकती हैं। अलग के घर में शादी आ रही है तो उनका फोकस जो है ना इस चीज के ऊपर। अच्छा, बाकी भी ज्वेलरी। अच्छा, आपके पास इयररिंग्स भी हैं। एक इयररिंग्स का पेयर कितने का हो सकता है? झुमके जो है, ये इयररिंग्स जो स्मॉल इयररिंग्स हैं, ये बहुत ही अफोर्डेबल हैं, ये 450 से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, ये बहुत अफोर्डेबल है। मैंने जो ग्रीन झुमके हैं, ये जो ग्रीन झुमके हैं, ये 1500 के हैं। मैंने मेरी जो सबसे लेस प्राइस की जो प्रोडक्ट है वो 450 से स्टार्ट हो रही है, और जब हम जैसे से ब्राइडल की तरफ जाते हैं तो वो तकरीबन 12,000 13,000। रिंग्स वगैरह भी बनाती हैं? बिल्कुल, रिंग्स भी बनाती हूँ। और कुंदन का क्या चार्जेस होते हैं, उसके क्या रेट्स होते हैं? कुंदन में भी जिस तरह आपको बता रही हूँ, डील करके जाना आपको मैं बता रही हूँ। बिल्कुल वेरी करता है ना, जैसे ये कुंदन इयररिंग्स हैं, ये सारे स्मॉल सेट्स जो रखे हुए हैं, लेकिन ये 450 के हैं। जितना आप ज्यादा बड़ा हैवी चीज लेंगे, बड़ा सा ये तो मुझे टीका लग रहा है। ये माथा टीका है, दिखाएं जरा। ये माथा टीका है। बड़ा टाइम हो गया, कुछ शादी नहीं आई है तो मैं यहीं पे पहन के जो है ना अपने, ये देखें। नहीं, मैं कुंदन का इसलिए भी पूछ रही थी, जो सेट है ना मार्केट में, मैंने जितना भी कुंदन के रेट्स, वो कुंदन बहुत एक्सपेंसिव बताते हैं कि ये है कुंदन तो ये महंगा ही होगा। तो कुंदन का एक सेट, नॉर्मल सेट हमें कितने का मिल सकता है? फिर यहाँ पे बात वही आ रही है ना कि प्राइसेस वेरी करी, फिनिशिंग पे डिपेंड करता है। आपने जितना अच्छा जिस कदर फिनिशिंग वाला सेट होगा उतना एक्सपेंसिव होगा, लेकिन यूजुअली आपका 2000 से अबव आपको मिलते हैं जो सेट्स होते हैं। मार्केट प्राइस आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी, मेरे प्राइसेस बहुत मुनासिब हैं, हम लोगों ने बहुत मुनासिब रखे हुए होते हैं। ना ये बताएं नॉर्मल कितने का होगा, तो मेरा दिल करता है मैं पूछूं एबनॉर्मल कितने का होगा, ये भी बताइए। बाला जी, बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है, थैंक यू सो मच। आपने अच्छे तरीके से बड़े ट्रेंड्स जो है ना हमें बता भी दिए कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जिसको शौक है वो कहते हैं शौक का कोई मूल नहीं होता, जिसको शौक है ना उसने फिर खरीदना ही होता है जितना मर्जी हो। ये बहुत अच्छा गिफ्ट भी हो सकता है आपकी वाइफ के लिए, आपकी बहनों के लिए, अपनी मदर के लिए। तो डेफिनेटली अगर किसी का कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, किसी की बर्थडे आ रही है, तो मर्द हजरात जितने भी है ना, मैं उनको कह रही हूँ, उनके लिए आप ज्वेलरी का गिफ्ट भी। अच्छा, इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, मैं चाह रही हूँ मर्दों की भी ज्वेलरी, जो रिंग्स वगैरह, वो भी बनाती हैं? मैं मर्दों की रिंग्स नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं उनके लिए ओरिजिनल स्टोन्स के पेंडेंट बनाती हूँ, जैसे आजकल ब्लैक चेन के साथ होते हैं। हाँ, तो वो आपने ना अभी इनको ऑर्डर देना है, मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी उनको, जितनी आपने जरूर इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली है ना। खदीजा, थैंक यू सो मच खदीजा, लवली टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ मजीद दीगर सेगमेंट्स पर, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वर्ल्ड इज चेंजिंग। बहुत से पेशे ऐसे हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, नए रोज़गार के तरीके भी सामने आ रहे हैं। जहाँ पर कभी दफ्तर जाने की बात होती थी, 8 घंटे की नौकरी को कामयाबी समझा जाता था, आज लोग क्या करते हैं कि वो जॉब भी करते हैं, उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ मिलकर हसलिंग भी कर रहे होते हैं,
साइड जॉब्स भी कर रहे होते हैं। उसके लिए क्या चाहिए होता है? सिर्फ एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और इसके साथ साथ एक छोटी सी स्किल जो आप इंटरनेट पर वैसे भी सीख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स की। ये एक नया हम कह सकते हैं ट्रेंड आया है या एक नया प्रोफेशन जो है हम कह सकते हैं कि वो शुरू हुआ है। ऐसे लोग जो दुनिया के किसी भी कोने से कारोबार जो होते हैं, बिजनेसेस, फ्रीलांसर्स या कंपनियों को ऑनलाइन मदद फराहम करते हैं, चाहे वो ईमेल मैनेज करना हो, सोशल मीडिया चलाना हो, डाटा एंट्री करनी हो, कॉल्स हैंडल करना हो या फिर प्रोजेक्ट्स का इंतजाम संभालना हो, इन सबको वर्चुअल असिस्टेंट्स कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वर्चुअल असिस्टेंट बनना ना सिर्फ एक फ्लेक्सिबल करियर के तौर पर इसको देखा जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में नौजवानों के लिए आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया भी बन चुका है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एक आम इंसान, एक आम बंदा वर्चुअल असिस्टेंट बन कैसे सकता है और क्या इसके लिए कोई खास तालीम या कोई खास स्किल चाहिए, और सबसे अहम ये है कि इस फील्ड में कामयाबी के लिए कौन से स्किल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसी पर ज्यादा जरूरी है प्लेटफॉर्म, भाई अप्लाई कहाँ पर करें, ये प्लेटफॉर्म कौन सा जरूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ डिजिटल एक्सपर्ट मोहम्मद उमर साहब ने। उमर, वेलकम करेंगे आपको। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये वर्चुअल असिस्टेंट है क्या, इसका काम क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली एक रिमोट जॉब है जिसमें आपने फ्रीलांसिंग का सुना होगा। लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग का ट्रेंड काफी अरसे, कुछ सालों से ग्लोबली इमर्ज किया है। पाकिस्तान में भी फ्रीलांसर्स काम करते हैं जिसमें बैनुल अक़वामी और इवन लोकल क्लाइंट्स के लिए एप्स या टेक रिलेटेड या एनी अदर प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी की जाती है। वर्चुअल एजेंट जो हैं उनकी नौयत मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन द ओनली डिफरेंस है कि वर्चुअल एजेंट्स नॉर्मली ऑन गोइंग काम जो होता है, जो रूटीन का काम है, वो करते होते हैं। एक मिसाल ऐसे है कि लेट्स से अगर आपने एक वेबसाइट डेवलप करवानी है तो वो फ्रीलांसर करेगा, लेकिन अगर आपने उसे वेबसाइट को मंथली एनुअल लेवल पे मेंटेन करना है तो वो वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा उमर, और ऐसा महसूस होता है कि वैसे तो बहुत बड़ा इसका एक होराइजन हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ खास स्किल्स हो सकती हैं वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए, या फिर उसके लिए कोई खास स्किल का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको वैरायटी ऑफ स्किल्स चाहिए होंगे अगर आपको बनना है वर्चुअल एजेंट तो? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अब इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, तो सिलिकॉन वैली में जो लोग बैठे हुए हैं यूएस में, उनके पास भी लैपटॉप और इंटरनेट है जिसकी बेसिस पे वो तमाम काम। तो कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी जिसमें लिमिटलेस है। आपको सिर्फ डिजिटली कनेक्टेड होने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक रिमोट जॉब है। आप घर बैठे या एनीवेयर वेरेवर इट्स कन्वीनियंट फॉर यू आप ये काम कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही स्किल्स की, तो इट इज़ अ वेरी बिग स्पेक्ट्रम। आप ये समझिए कि वर्चुअल असिस्टेंट्स कैन बी relevant in real estate, healthcare, automotive, energy, fashion industry, e-commerce. So every walk of life इनकी relevance है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि if anybody wants to become a virtual agent, तो वो कौन सी niche या कौन सा सेक्टर पिक करना चाहते हैं, और फिर उसके मुताबिक आप there are tools available, skills available जिससे आप सेल्फ लर्न कर सकते हैं टू बिल्ड अ करियर। बिल्कुल सही है उमर, लेकिन कोई डेटा आपके पास मौजूद है कि पाकिस्तान में अगर हम खास तौर पर बात करें तो कितने बड़ी तादाद में लोग इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करें? जी नहीं, कोई स्पेसिफिक नंबर तो इस टाइम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन बेतहाशा काम हो रहा है। और जिस तरह फ्रीलांसिंग हमारी एक इमर्जिंग और मैच्योर कम्युनिटी है, इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट जो हैं दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन एज वेल। तो फॉर एग्जांपल एक लंदन बेस्ड बेकरी है और वो चाहती है कि लाहौर में दे वांट टू हायर समवन हु कैन मैनेज देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल, जिसमें आपने कंटेंट को पोस्ट करना है, आपने क्लाइंट ठीक है, वो इंटरनेट के थ्रू जो है उनके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगेन मेरा सवाल यह है कि वेयर टू अप्लाई, या फिर अपॉर्चुनिटी जो है, अगर मैं अगर एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी कहाँ से? क्या ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो फ्रीलांसर्स के लिए हैं वहीं पर जाना पड़ेगा, या फिर इसके अलावा कोई वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म है? अच्छा, ये अप्लाई करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे मैं इंकरेज करता हूँ कि लोगों को वो बाहर निकले। इट इज नॉट अ जॉब दैट यू गोइंग टू अप्लाई, यू विल हैव टू क्रिएट योर मार्केट, you'll have to create your own tech brand. आपने अपनी सर्विसेज को सेल करना है at the end of the day. कहीं से तो स्टार्ट करना I'm getting to that. तो
फर्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू, लाइक आई सेड, पिक अ नीश कि आप किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जो आपकी इंटरेस्ट है, wherever you feel you're strong, and then you have to build your portfolio. For example, मैं चाहता हूँ कि दुनिया के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पास वक्त बहुत कम होता है, तो उनकी जो as a personal assistant, you can help them organize meetings, look after their calendar and send them reminders. How to build that is by, let's say, tools हैं जिसमें Microsoft Office के साथ आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, Google के suites अवेलेबल हैं, फिर बेसिक टास्क मैनेजमेंट टूल्स लाइक ClickUp हो गया, आसाना, Notion वगैरह. तो इन टूल्स को आप सेल्फ लर्न करें एंड देन अपने अंदर अपने आप को प्रोजेक्ट करें, क्रिएट अ फ्लायर फॉर योरसेल्फ लाइक अ टेक ब्रांड कि I can actually, and this is addressed to a CEO, जिसमें you say that I can help you save time by taking care of your daily administrative work. And I've, let's say, helped 10 other clients and they are very happy with you. So इस तरह का आपने एक फ्लायर बनाया and then you market yourself using different platforms. ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद है. वर्चुअल असिस्टेंट्स की बात करें, लेकिन मेरे जहन में एक और बड़ा अहम पॉइंट भी है. अब तो AI भी आ गया जो कि वर्चुअल असिस्टेंट बन के काम कर रहा होता है. तो देखना ये है कि ये जो नई जॉब्स आई हैं ये कितनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो सकती हैं. आगे बढ़ जाते हैं. हमने बात की जेनजी की, हमने बात की ख़वातीन की, हमने बात की बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में. अब हम बात करने लगे हैं बुजुर्ग अफराद और उनसे जुड़ी हुई सेहत की बीमारियों के बारे में, अल्जाइमर या फिर डिमेंशिया. ये दोनों बीमारियां, पहले तो हमें ये समझना कि क्या ये एक ही हैं या फिर अलग अलग है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ख़ास तौर पर जोड़ी जाती है याददाश्त से, सोचने की सलाहियत से और रोज़मर्रा के मामूलात को मुतासर करने के अमल से. ये अमूमन बढ़ती उम्र के साथ ज़ाहिर होती है, लेकिन कभी कभी कम उम्र अफराद में भी इसकी अलामात देखी जा सकती हैं. तो इस सेगमेंट में हमने बात करनी है इन बीमारियों की. बिल्कुल ऐसा ही है. इब्तिदा में ऐसा लगता है कि इंसान छोटी छोटी बातें जो है वो भूल रहा है, चीज़ें याद नहीं रहती कि कहाँ पे रखी हैं, या फिर अल्फाज नहीं मिल रहे होते, अल्फाज की तलाश में मुश्किल पेश आ रही होती है. लेकिन वक्त के साथ साथ ये भूलपन जो है वो फिर गहरा होता चला जाता है. वैसे तो हम सबको ही लग रहा होता है कि मैं चीज़ कोई रख के भूल गया हूँ, लेकिन ये बाकायदा एक बीमारी है और मरीज़ अपने प्यारों को आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होता है कि पहचानना ही छोड़ देता है. अल्जाइमर का अभी कोई इलाज तो मौजूद नहीं है, ताहम बर वक्त तशखीस, जहनी सरगर्मी और मोहब्बत भरा माहौल जो है वो मरीज़ को कुछ नई ज़िंदगी दे सकता है या उसके लिए कुछ आसानियाँ पैदा कर सकता है. इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में डॉक्टर आलिया बाबर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. उनसे ज़रा सा इस बीमारी को. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये डिमेंशिया और अल्जाइमर, क्या ये दोनों एक ही बीमारी का नाम है? नहीं, डिमेंशिया एक बड़ी, आप समझिए कि अम्ब्रेला टर्म है. इसका मतलब होता है कि दिमाग के जो खलिए होते हैं, सेल्स ब्रेन के, वो डैमेज हो जाते हैं तो डिमेंशिया हो जाता है. डिमेंशिया की बहुत सारी काइंड्स हैं और अल्जाइमर्स उनसे एक वैरायटी है. इसमें अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देती हूँ कि डिमेंशिया जो है, एक तो होता है कि जो प्रोग्रेसिव, ओरिजिनली इसका यही होता है कि ये बढ़ता ही है, ये रिवर्स नहीं होता. बहुत सारी बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं, ये नहीं होता. इसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिमेंशिया लाइक होती हैं. यानी अगर मैं सही समझी हूँ तो जो डैमेज हो गया है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ये कह रही हैं? प्रिवेंट सर्टन टाइप्स ऑफ डिमेंशिया प्रिवेंट हो जाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं होता. तो अगर आपके नाजरीन की सहूलत के लिए मैं अगर इसको यूं क्लासिफाई कर दूं कि एक तो है प्रोग्रेसिव, यानी वो बढ़ता ही रहेगा रिगार्डलेस. वो आपने सुना होगा दवाइयाँ इजाद हो गई हैं बहुत सारी, वो दवाइयाँ स्लो डाउन कर देती हैं इस प्रोसेस को, लेकिन रोक नहीं सकती. तो इसमें मेनली 4 हैं. एक अल्जाइमर्स है, उसमें दिमाग के खलियों में प्लाक्स बननी शुरू हो जाती हैं, एक प्रोटीन होती है उसकी, कुछ टेंगल से बन जाते हैं, वो ठीक नहीं होते, वो अंदर से डैमेज कर देते हैं सेल्स को. फिर एक होता है वेस्कुलर डिमेंशिया. ये ज़्यादा आजकल रैपिडली फैल रहा है क्योंकि इसकी असल वजह होती है ब्लड वेसल्स का बंद होना, और जैसे स्ट्रोक में हो जाता है, और जैसे स्ट्रोक के कॉजेज हैं हाई ब्लड प्रेशर. ठीक है, आपने जिस तरह बताया कि डिमेंशिया जो है इसकी 4 टाइप्स हैं, तो जो अगर आसान अल्फाज में हम समझ सकें कि डिमेंशिया क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भूलने की या याददाश्त की एक बीमारी है.
तो भूलना शुरू डिफरेंट तरीके से होता है और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करता है तो फिर अपनों को भी भूल जाते हैं। शुरुआत इस तरह होती हैं कि आप कोई चीज़ रख के भूल गए, अच्छा अब ये तो हम सब रख के भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद आ जाता है, उनको याद नहीं आता कि वो कहाँ है। नाम कंसिस्टेंटली भूलते हैं, हम भी भूल जाते हैं कि अरे इसको देखा था, लेकिन हमें बाद में याद आ जाता है। कभी कभी तो रात को सोने से पहले याद आ जाता है कि अरे हाँ उसका नाम याद आ गया, लेकिन अल्जाइमर्स या डिमेंशिया में इस तरह नहीं होता। डॉक्टर साहब, अल्जाइमर या डिमेंशिया जो है वो अक्सर समझा जाता है कि ये बड़ी उम्र के अफराद, बुजुर्गों की बीमारी है, बड़ी उम्र में जाकर होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें नौजवानों के अंदर भी हमें इसके सिम्टम्स जो है नज़र आ रहे हैं। तो क्या अब ये नौजवानों की तरफ भी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है? आपके पास क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है? जी, यंग असल में डिमेंशिया क्योंकि एक बीमारी नहीं है, तो कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर डिमेंशिया एक पार्ट होता है। जैसे हंटिंगटन्स डिजीज़ होती है, एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, उसमें यंगर एज ब्रैकेट में डिमेंशिया हो जाता है। इसी तरह ज़्यादातर वैसे 65 एंड ओवर ही में, 65 से ऊपर ज़्यादातर एज के लोगों को होता है। लेकिन इसका पाकिस्तान में आपके पास अगर कोई स्टैट्स हैं आप शेयर कर सकें, कितनी बड़ी तादाद में लोग इफेक्ट हैं डिमेंशिया या अल्जाइमर से? अच्छा, स्टैट्स तो चेंज होती रहती हैं। अगर आप WHO की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरी दुनिया का पता चल जाएगा। मेरे पास एग्जैक्ट स्टैट्स तो नहीं हैं, लेकिन ये ऐसी डिजीज़ है जो कि एवरी ईयर ऑन ईयर आपकी जो आबादी है उसमें बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी है। हमारे में इसलिए ज़्यादा है कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ कॉमन है और ब्लड प्रेशर, और तो हम लोगों इन चीज़ों से इंटरलिंक है दूसरी बीमारियों से? बिल्कुल, जब आप प्रिवेंशन की बात आपने की थी ना, कि तो उसमें ये होता है कि जैसे मैंने वेस्कुलर डिमेंशिया का बताया था कि वेस्कुलर डिमेंशिया होता है जो ब्लड वेसल्स जो बंद होनी शुरू हो जाती हैं ब्रेन को। तो ब्लड वेसल्स किसी एक जगह की बंद नहीं होती, ब्लड वेसल्स का अपना एक पूरा सिस्टम है। जैसे जिसको हार्ट अटैक होता है उसको हार्ट की आर्टरीज जो बंद होती हैं, तो वो आपकी बाकी की आर्टरीज भी अफेक्टेड हुई होती हैं। अक्सर लोगों की डायबिटीज़ में होती हैं और उनको हार्ट अटैक भी हो जाता है, उनको स्ट्रोक भी हो जाता है, उनकी टांगों में प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा कई डायबिटिक्स की एम्पुटेशन हुई होती है, या टांग की या पाँव की या अंगूठे की। तो ये सारी जो बीमारी होती है ना, ये आर्टीरियोपैथ कहते हैं हम इनको। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बिहेवियर ऑफ द फैमिली क्या होना चाहिए? एक मरीज है, मरीज की टेक केयर करने के लिए कोई केयर भी डेफिनेटली होगा जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी, उसका बिहेवियर ज़रा बताइए, क्योंकि आप मिलती भी होंगी उन तमाम फैमिली से। उनकी काउंसलिंग किस तरह से करती हैं, उनको क्या बताती हैं कैसे बिहेव करना चाहिए? तो मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आप ये समझिए कि बीमारी है क्या। अब बीमारी में कुछ कनेक्शन तो लूज़ हो गए हैं, लेकिन एट सम लेवल कुछ कनेक्शंस बाकी हैं। तो वो आपने अक्सर देखा होगा कि जो अगर डिमेंशिया का मरीज़ है तो वो अपने बेटे को अपने हस्बैंड के नाम से पुकार लेंगे, और ये डिस्ट्रेसिंग हो जाता है बच्चों के लिए। या अपनी बेटी को अपनी अम्मी के नाम से पुकार रहे होते हैं, ये बहुत कॉमन है। तो वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि वो पहचान नहीं पा रहे, उनका ब्रेन उनको बता रहा है कि ये तुम्हारा रिलेटिव है, वो एग्जैक्ट नहीं बता सक रहे कि उस रिलेशनशिप का यानी नाम। जो फैमिली है ना उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि आपने पेशेंट को संभालना किस तरह है। फिर ज़ाहिर है फैमिली के ऊपर नफसियाती जो चैलेंजेस उनको खुद भी फेस करने पड़ते हैं, वो भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलिया बाबर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और आपके कीमती वक्त का। तो जनाब डिमेंशिया के हवाले से और अल्जाइमर के हवाले से बात की और इसकी कितनी टाइप्स हैं उस हवाले से डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। हमने सोचा ये सेगमेंट आपके लिए ज़रूरी होगा। आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर हम नहीं भूले हैं कि हमने बात करनी है ह्यूस्टन टेक्सास की, जहां पर रोशनियां जो हैं वो बिखरी हुई थी अमेरिका के अंदर, क्योंकि 10वें कश्मीर हम अवार्ड्स का मेला वहां पर सजा। ह्यूस्टन में शोबे सितारों की बाहर उतर आई ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद ने मेला लूट लिया। बेहतरीन ड्रामे समेत कई अवार्ड्स भी समेट लिया। और किस किस को अवार्ड मिला? बिलाल अब्बास को अवार्ड मिला है, मरकजी किरदार उन्होंने निभाया था, आपको पता है इश्क मुर्शद में, तो उनको बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला है। इसके अलावा बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड जो है वो सैफी हसन को मिला है। मुश्तरका अवार्ड जर्द पत्तों का बंद से सैफी हसन और इश्क मुर्शद से फारूक रिंद ने अवार्ड जीता, यानी उन्होंने ये अवार्ड शेयर किया। सज्जल अली को नहीं हमने भूलना है, उनको भी जर्द पत्तों का बंद की वजह से हम कह सकते हैं कि बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला है। उन्होंने सबको पीछे
पीछे छोड़ दिया। ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि दुर्रे फिशा और सज्जद अली में से किसी एक को मिले, तो सज्जद अली को मिला है। भारत बहुत अच्छा ड्रामा है, ज़र्द पत्तों का बन मैंने खुद देखा है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट ड्रामा एवर, मुझे जो सबसे अच्छा लगा उनमें से एक ज़र्द पत्तों का बन, इसीलिए उनको अवार्ड भी मिल गया। सारे हाँ लाइन लगी हुई आई, इश्क मुर्शिद को मिल रहे हैं या ज़्यादातर ज़र्द पत्तों के बन को मिल रहे हैं। बालाल जी, सज्जद अली को अदाकारी जो उन्होंने की है उस सबको अपना दीवाना बनाया। सज्जद अली ने इस ड्रामे से बेहतरीन अदाकारा के पॉपुलर और जूरी दोनों अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। इसके अलावा अगली बारी अदनान सिद्दीकी की, जिन्होंने ड्रामा सीरियल खुशबू में बसे खत से बेहतरीन अदाकार का जूरी अवार्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स मिले, हमने सोचा ये शेयर करने से भाई सोशल मीडिया पर अभी तक हमने जितना देखा है बहुत ही खूबसूरत मनाजिर से, सब बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे जितने भी हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस थे, और अभी तक हमें इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो मिली ना सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया जो वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, ज़र्द पत्तों का बन और इश्क मुर्शिद के जो OST हैं उनमें से ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा लगा? अच्छा, मुझे क्योंकि मैंने इश्क मुर्शिद उस तरह से फॉलो नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे ज़र्द पत्तों का बन उसका OST बहुत प्यारा है, ज़र्द पत्तों के बन का बहुत अच्छा। अच्छा, मैं वैसे इश्क मुर्शिद के OST के साथ हूँ। हर किसी के अपने अपने फैंस हैं। बहरहाल इश्क मुर्शिद का भी अच्छा है, वो पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो गया था, लोगों ने अपनी स्टोरीज पे शेयर करना शुरू कर दिया था। और इस गाने के पीछे भी एक कहानी है अहमद, उन्होंने कहा था कि ये गाना पहले तो किसी को पसंद नहीं आ रहा था, फिर इतना पॉपुलर हो गया ना भाई, बहुत अच्छा था जनाब। और इसी तारीफ के साथ जो है ना हम अपने शो से आपको इजाज़त देते हैं कि आप जाकर दूसरे काम कर सकते हैं, और हमें भी इजाज़त दीजिए ताकि हम जाएं, जाकर दोबारा तैयारी करें, कल एक मिनट फिर से हाजिर हों। अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छा सा दिन गुजारिए। अल्लाह हाफिज़।